से कूद एड़े। चलो मेरी बात सुनो राजा बेटा जी, कल हमने कंपनी फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट देखा। आई थिंक वी ऑल्सो सॉ पी एंड एल अकाउंट का फॉर्मेट। ये पहले तुम सीधे कब बैठोगे? बेस्ट है, जल्दी से एक बार गुड इवनिंग बोलो। और अभी एक स्माइल बिखेर दो पूरी इधर। ए वाह, बहुत प्यारे प्यारे। तो अभी हम क्या करने वाले, व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर फर्स्ट गोइंग टू कंप्लीट दी, मतलब हमने कल क्या देखा था, कंपनी फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट। मैंने आपको शेड्यूल 3 कहां से पढ़ने का उसके बारे में बताया और पी एंड एल अकाउंट के बारे में भी बताया। अब जरा एक बार विजुअलाइज करते हैं कि हमारे टॉपिक कौन से कंपनी फाइनल अकाउंट के। सो वी इन आवर हैंड्स आर हैविंग 4 टॉपिक्स ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट। द वन इज कंपनी फाइनल अकाउंट ऑन इटसेल्फ, देन कंसोलिडेशन, देन अमालगमेशन एंड देन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इन चारों में बैलेंस शीट बनाने के क्वेश्चंस आते हैं और इनमें से कंसोलिडेशन में पी एंड एल का भी पार्ट आता है। तो हम क्या करेंगे कि डायरेक्टली कंपनी फाइनल अकाउंट करने की जगह पे विल फर्स्ट ड्रिफ्ट टू अमालगमेशन, क्योंकि वहां पर बैलेंस शीट बनाते बनाते हमारा परफेक्शन आ जाएगा, जैसे बायबैक में किया था। फिर सेकंड स्केल पर हम क्या करेंगे कि जब कंसोलिडेशन करेंगे तो पी एंड एल का भी आ जाएगा और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में भी आ जाएगा। तो क्या होगा कि व्हेन वी कम डाउन टू द कंपनी फाइनल अकाउंट इट विल बिकम वे इजियर, क्योंकि बहुत बार रिपीटेशन हो चुका होगा, सो इट विल बिकम इजियर। और इस केस में हमें सिर्फ अभी ये चाहिए होता, दिमाग में क्या चाहिए कि अभी के लेवल पर वी आर ओनली एक्सपेक्टेड टू हैव द क्लैरिटी ऑफ द फॉर्मेट एंड आई थिंक विच वी हैव गॉट। एमसीक्यू में ज्यादा आएंगे कंपनी फाइनल अकाउंट के क्वेश्चंस। एमसीक्यू में कौन सा आइटम कहां जाता है, तो वो शेड्यूल 3 वाला जो मैंने पार्ट आपको दिया था ना, वो पढ़ते रहना रेगुलरली, दैट विल हेल्प आउट। अब आपके पास चॉइस है, आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, अमालगमेशन पढ़ना है, कंसोलिडेशन पढ़ना है, क्या पढ़ना है, जल्दी से बता दो। अच्छा, 2 थे, 2 ने बता दिए, तो ठीक है। अमालगमेशन कितनों को पढ़ना है? ठीक है, ये अभी मेजोरिटी यही है तो यही कर लेते हैं। सो राजा बेटा जी आ जाओ। अब बाकी के बच्चों को क्या पूछो, अब तुम रहे कम हो तो क्या करूं अभी? बोले हमको पूछा ही नहीं सर। चलो पागल, ओ क्या ये गंदा वाला। ठीक है, मेरे हिसाब से इस टॉपिक को ऑप्शन में छोड़ना मूर्खता की निशानी है। ये टॉपिक करना मतलब करना, 110% करना, किसी भी हालत में इसको छोड़ना मत। और इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि जिन बच्चों का ग्रुप 2 नहीं था उन बच्चों को ये टॉपिक शायद नहीं हुआ था, दैट इज द रीजन विल डू इट। सो कैन आई जस्ट गेट अ ग्लिम्स कि हाउ मेनी ऑफ यू आर नॉट देयर इन ग्रुप 2? ओके, ऑलराइट। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अमालगमेशन को कैसे डील करेंगे। बेटा अमालगमेशन मतलब 2 का 1 हो जाना, ओके। So how it happens, let me explain you. अमालगमेशन और कंसोलिडेशन का कुछ बेस अभी बना देते हैं। अमालगमेशन में क्या होता है बेटा जी, एक कंपनी होती है जिसका नाम होता है ट्रांसफरर, ओके। ट्रांसफरर मतलब वो कंपनी जो सेल हो गई, और एक होती है ट्रांसफरी। भाग्येश, अभी आप पेन लेंगे हाथ में अपने? हाँ, नोटबुक लिखना शुरू करेंगे? गुड, वेरी गुड, थैंक यू। काय खाते हो रे? खा क्या रहा है ये पूछ रहा हूं मैं। खा खा खा, तो नीचे झुक के क्यों खा रहा है, मेरे को समझा नहीं। कौन खा लेता, झुक के क्यों खा रहा है? सो आई एम सेइंग ट्रांसफरर कंपनी जो होती है उसमें होता क्या, सुनो। ट्रांसफरर कंपनी वो कंपनी होती है जो कंपनी बंद हो जाती है, मतलब इस कंपनी के लिए हम जो फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं लिक्विडेशन। लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स हैंडल होती है इसमें, ओके। और जो ट्रांसफरी कंपनी है, मतलब जो परचेसिंग कंपनी है, उसका नाम है ट्रांसफरी कंपनी, ओके। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा राजा बेटा जी, AS14 यहां पर अप्लाई होता है। AS14 कब होता है कि व्हेन यू एक्वायर द कंट्रोलिंग स्टेक और यू कंट्रोल दैट एंटिटी, यू परचेज दैट एंटिटी, कंट्रोल करते हो, तब राजा बेटा जी आप क्या करते हो, AS14 किस पर लगाते हो, ट्रांसफरर पर लगाते हो। AS14 किस पर लगाते हो, ट्रांसफरी पर लगाते हो। इज दैट ओके? सो अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, लिक्विडेशन होने वाली कंपनियां एक से ज्यादा हो सकती है, ट्रांसफर विल ऑलवेज बी 1। सो इफ आई से A गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय B, तो इसमें A ट्रांसफरर है और B ट्रांसफरी है, तो इसको बोलेंगे हम एब्जॉर्प्शन। क्या बोलेंगे इसको? एब्जॉर्प्शन, ठीक है।
या अगर मैं बोलूं ए प्लस बी, मतलब आइडिया और वोडाफोन दोनों मर्ज होकर वीआई बन गया, तो उस केस में आपको समझ में आ रहा है, ये बन गई सी, तो उस केस में हम इसको बोलेंगे अमालगमेशन। इसके अंदर दो ट्रांसफरर है बेटा और एक ट्रांसफरी है। हैव यू ऑल अंडरस्टूड सो फार? सो एक ट्रांसफरर है, दो ट्रांसफरर है और ट्रांसफरी। अब तीसरा वाला किस्सा ध्यान से सुन लेना, ये एक हो गया, ये दो हो गया। नाउ तीसरा वाला किस्सा क्या होता है कि पहले ऊपर ए और बी में ए बी डिसॉल्व हो रही थी, मतलब फर्स्ट केस में ए डिसॉल्व हो रही थी, दूसरे केस में ए और बी डिसॉल्व हो रही है। डिसॉल्व मतलब बंद ही हो जाती है, वो रहती ही नहीं है, उनका अस्तित्व ही नहीं है। डू यू एग्री? सो मुझे एक और एग्जांपल आपको दिखाने की, मतलब बताने की जरूरत है। तुम्हें पता है एक कंपनी हुआ करती थी, है मतलब अभी भी, ओला। ओला भारत में बनी हुई कंपनी का नाम है। उबर इंटरनेशनल है, ओला भारत में बनी हुई है, मतलब इट इज अ डोमेस्टिक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, वो आइडिया यहां पर जनरेट होकर उन्होंने बनाया था। ऑफ कोर्स उबर से ही लिया था आइडिया, बट उन्होंने पूरा सेल्फ मेड किया हुआ है ओला। अब ओला ने उस जमाने में एक कंपनी को एक्वायर किया था जिसका नाम था टैक्सी फॉर श्योर। टैक्सी फॉर श्योर को उन्होंने बाय किया और बाय करके बंद कर दिया, कंपटीशन को किल किया और अपने अंदर मर्ज कर लिया। टैक्सी फॉर श्योर की ब्रांड को प्रोटेक्ट करने का कोई सवाल ही नहीं था, उसको खत्म कर दिया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जोमैटो की एक कंपनी है, क्या नाम है जोमैटो की कंपनी का? ब्लिंकिट। यस और नो? ब्लिंकिट इस ब्रांड को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। शायद होगा कि ब्लिंकिट को शायद फ्यूचर में बेच दे, मुझे पता नहीं, आई हैवंट सीन द फाइनेंशियल्स ऑफ जोमैटो, बट ब्लिंकिट उनकी सब्सिडरी है कि नहीं है, सब्सिडरी हमें देखना पड़ेगा। एक काम करते, देख लेते हैं। बेटा वाईफाई हो गया कनेक्ट करने। जोमैटो एंड ब्लिंकिट, देखो क्या बोला है, जोमैटो एंटर्ड इनटू द क्विक कॉमर्स स्पेस आफ्टर इट एक्वायर्ड ब्लिंकिट फॉर्मरली ग्रोफर्स इन जून फॉर 4447 करोड़, अबाउट 40% लोअर देन द वैल्यूएशन इट वंस कमांडेड। सो मतलब ये जो ग्रोफर्स है दैट बिकेम व्हाट, ब्लिंकिट। तो उन्होंने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया। बट मुझे लगता है उससे बेहतर एक एग्जांपल है अपने पास। इंस्टाग्राम को किसने एक्वायर किया? फेसबुक, और आप बोल सकते हो मेटा। बट अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इंस्टाग्राम है और मेटा भी है। सो हुआ क्या कि इसको बोलते हैं एक्विजिशन। एक्विजिशन में क्या होता है, एक मेटा नाम की कंपनी ने या फेसबुक नाम की कंपनी ने एक्वायर किया इंस्टाग्राम, एग्रीड, या हम कह सकते हैं व्हाट्सएप, या रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है सब्सिडरी जियो, एग्रीड। तो ये कंपनी कौन सी है बेटा जी? ये सब्सिडरी है। अभी इधर भी इस कंपनी के ऊपर पूरा कंट्रोल है मेटा का, और मेटा कौन सी कंपनी है बेटा जी? होल्डिंग। तो जब ये मेटा इंस्टाग्राम को एक्वायर करती है, ऑन डे वन द टाइम इट एक्वायर्स AS14 इज अप्लाइड, ओके। बट ये कंपनी बंद नहीं हुई बेटा, इंस्टाग्राम तो चल रही है अभी भी, यस और नो? तो इसके लिए आगे इसको लगता है और एक स्टैंडर्ड AS21। बट ऊपर क्या हुआ बेटा जी, अमालगमेशन जब हम टॉपिक बात करते हैं तो इसमें डे वन जिस दिन हमने उस कंपनी का कंट्रोल लिया तो अप्लाई होता है AS14, उसके बाद में वो कंपनी बंद हो जाती है, तो आगे कोई स्टैंडर्ड की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा जी AS14 कब लगता है? जब भी आप किसी कंपनी को कंट्रोल करोगे तो क्या लगेगा आपको? AS14 की जरूरत पड़ेगी। तो वो कंसोलिडेशन हो या अमालगमेशन हो, कंपनी को एक्वायर कर लिया, उसका कंट्रोलिंग स्टेक 50% के ऊपर एक्वायर कर लिया, या उस कंपनी को पूरी तरीके से एक्वायर कर लिया आपने, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अमालगमेशन। AS14 इज एप्लीकेबल। और अगर वो कंपनी आगे भी जारी रहती है तो उसको हर साल कंसोलिडेट करना पड़ेगा, उसके लिए अप्लाई होगा AS21। तो AS21 में जब हम जाएंगे तो विस्तार से फिर दोबारा बात करेंगे, बट ये दोनों ही टॉपिक इंटरलिंक्ड है, ठीक है।
सो तुमने बड़ा अच्छा चॉइस लिया कि पहले हम AS14 करेंगे, बिल्कुल लॉजिकल है। अब AS14 में बेटा जी अगर मैं बात करूं, ट्रांसफरर कंपनी है, आर यू ऑल रेडी? सो ट्रांसफरर कंपनी फॉलोज लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स। तो लिक्विडेशन प्रोसीडिंग की बात करेंगे तो इनकी एक ऐसी बैलेंस शीट होती है, दिख रही है? इस बैलेंस शीट में राजा बेटा जी आपके पास प्लांट एंड मशीनरी होगा, इन्वेस्टमेंट होगा, डेटर्स होगा, कैश होगा, इन्वेंट्री होगा, और क्या क्या हो सकता है? डेटर्स, इन्वेंट्री, मे बी सम मोर काइंड्स ऑफ असेट्स, यस और नो। और इधर क्या होगा? इक्विटी शेयर कैपिटल, इधर क्या होगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस, इधर क्या होगा? लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब डिबेंचर्स, और इधर क्या हो सकता है राजा बेटा जी? क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बैलेंस शीट टैली हो गई, एग्रीड? बेटा जब ये बैलेंस शीट टैली हो गई तो मैं आपके दिमाग में और एक चीज डाल दूं कि बैलेंस शीट होती है बुक वैल्यू पर। किस पर होती है? डू यू रियलाइज व्हाट इज बुक वैल्यू? बुक वैल्यू मतलब जिस पर वो कैरी होती है बैलेंस शीट में अकॉर्डिंग टू डिफरेंट एएस। सो प्लांट एंड मशीनरी जो रहेगी वो बुक वैल्यू पर रहेगी, माने क्या? एज पर AS10 रहेगा, इन्वेस्टमेंट रहेगा एज पर AS13, डेटर्स रहेगा जो भी उसकी बुक वैल्यू उस पर रहेगा, लेस RDD। होता क्या है कि जब माल बिकता है या मतलब कभी कंपनी बिकती है तो कभी भी बुक वैल्यू पर नहीं बिकती, मार्केट वैल्यू पर बिकती है। बट हमें इस ट्रांसफरर कंपनी को टारगेट समझ लो, मुझे करना है क्लोज, राइट? तो अभी किसी भी कंपनी की बुक्स में क्या रहेगा? P&L के आइटम तो कभी ओपन रहेंगे नहीं, P&L के सारे आइटम क्लोज हो जाते हैं उनके P&L अकाउंट में, और वो क्लोज हो जाता रहता क्या उसके पास? हमेशा बैलेंस शीट। तो अब वो क्या करेगा? बैलेंस शीट को एम्प्टी करेगा। सो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? क्लोज द बैलेंस शीट माने एम्प्टी द बैलेंस शीट। एकदम सिंपल ट्रिक है बेटा जी, एम्प्टी वो बुक वैल्यू पर होगी, एम्प्टी एट बुक वैल्यू। लिखो मत, मैं बता दूंगा, एम्प्टी एट बुक वैल्यू। नाउ कैन आई आस्क यू, असेट को कौन सा बैलेंस होता है? लायबिलिटी को, कैपिटल को। तो अगर मुझे असेट को खाली करना है तो मैं क्या करूंगा? असेट को क्रेडिट और डेबिट करूंगा एक अकाउंट को जिसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट, एग्रीड? सो कैन आई नॉट से ये मैंने एक अकाउंट बनाया रियलाइजेशन अकाउंट। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो, जब हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो हम उसको एज ए बिजनेस गोइंग कंसर्न एक्वायर करते हैं। जनरली हम उसकी सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को एक्वायर करते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ को छोड़ दिया कुछ को ले लिया। हालांकि ऐसा भी होता है। एयर इंडिया को जब टाटा ने एक्वायर किया तो उसकी लाइबिलिटीज, लोन को छोड़ दिया, गवर्नमेंट को बोला तुम ही सल्टाओ उसको, वो हम नहीं सल्टाएंगे, हम लोन को नहीं लेकर जा रहे। तो क्या होता है कि सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज भी ली जाती है, और समटाइम्स सम एसेट्स एंड सम लाइबिलिटीज आर टेकन। नाउ हियर जब बिजनेस इज टेकन एज अ गोइंग कंसर्न तो जितनी भी एसेट्स है उनको टेक ओवर कर लिया जाता है, इंक्लूडिंग कैश, इंक्लूडिंग व्हाट? कैश। सो रियलाइजेशन अकाउंट मतलब क्या है कि जहां पर हम असेट्स को रियलाइज करेंगे, बट रिमेंबर कैश इज ऑलरेडी इन अ रियलाइज्ड फॉर्मेट। But when the cash is taken over, transfer cash to realization account. When cash is not taken over, open a separate account of cash. मतलब मैं इस पट्टे को एज इट इज एक्वायर कर लिया इस कंपनी को along with the cash, तो उस केस में इसके कैश रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी। प्लीज समझने की कोशिश करो। अगर मैं इंस्टाग्राम को बोलता हूं तेरी कीमत है 500 करोड़ और मैंने उनको 500 करोड़ दिया और पूरी इंस्टाग्राम कंपनी को एक्वायर कर लिया, तो रियलाइजेशन अकाउंट में आपके कैश बैलेंस को भी लेंगे। बट अगर मान लो मैं उसकी कैश को नहीं लेके जा रहा हूं तो राजा बेटा जी हम कैश का एक अलग अकाउंट ओपन करेंगे। क्या ये बात मेरे बच्चों के जहन तक पहुंची क्या? तो इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए मुझे इसके आगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कैश को उठाया है कि नहीं उठाया है। अगर कुछ नहीं बोला है तो ऑलवेज अज्यूम दैट ऑल द असेट्स ऑल द लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर। सो व्हेन ऑल द असेट्स एंड ऑल द लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर, सो आई विल से टू प्लांट एंड मशीनरी। क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी को होता है डेबिट बैलेंस, मैं उसको क्रेडिट करूंगा तो मेरी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। तो टू प्लांट एंड मशीनरी, टू क्या है? इन्वेस्टमेंट है ना, फिर क्या है? टू डेटर्स, टू कैश, टू इन्वेंट्री है क्या? अब रसगुल्ले बच्चों आपको क्या बात समझ में आई? आपके जहन में यह बात पहुंच जानी चाहिए कि हम इसको बुक वैल्यू पर एम्प्टी करेंगे और कैश को इसलिए एम्प्टी किया क्योंकि हमने अज्यूम किया कि कैश इज ऑल्सो टेकन ओवर, तो हमने इसको कौन सी वैल्यू पर ट्रांसफर किया? बुक वैल्यू। नाउ लाइबिलिटीज में कौन सा आइटम है? सो कैन आई नॉट से बाय डिबेंचर्स, बाय क्रेडिटर्स, by outstanding expenses,
डिबेंचर क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यस और नो? ये कहां पे ट्रांसफर हो गए बेटा जी? रियलाइजेशन अकाउंट में। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो रियलाइजेशन अकाउंट में मेरे नेट एसेट आ गए, असेट माइनस लाइबिलिटीज, इसको नेट एसेट बोलते हैं। एग्रीड? सो रियलाइजेशन अकाउंट में आप पहले बैलेंस शीट को एम्प्टी करोगे, गड़बड़ मत कर, पहले सुन ले कमीने। फिर और एक अकाउंट ओपन होता है जिसका नाम है शेयर होल्डर्स अकाउंट। शेयर होल्डर्स अकाउंट कभी कभी दो ओपन होते हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर और एक इक्विटी शेयर होल्डर अगर रहे तो। मैं अज्यूम कर रहा हूं एक ही है, मतलब जो ये वाला पोर्शन है ना, इसको इक्विटी बोलते हैं। इक्विटी माने विच बिलोंग्स टू ओनर, माने कल आपने जो किया था शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में जो भी शेयर होल्डर को बिलोंग करता है इधर डाल दो, तो हम क्या लिखेंगे? बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। ध्यान रहे रिजर्व्स एंड सरप्लस ये सारे इक्विटी शेयर होल्डर को बिलोंग करते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का अकाउंट अगर बनाए तो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वहां पे ट्रांसफर होगा। इज दैट ओके? सो मैं एक काम कर देता हूं, एक और अकाउंट बना देता हूं। ये इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनाए, ये कौन सा बनेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। अगर कुछ रहा तो सो हम लिख देंगे बाय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और रिजर्व्स कहां ट्रांसफर होंगे बेटा जी? इधर, बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस। राइट? ये सारी चीजें किस पर हो रही है बेटा जी? बुक वैल्यू पर। तो आपको एक बात समझ में आई क्या कि पहले आपको क्या करना पड़ता है? बैलेंस शीट को एम्प्टी। नाउ यहां पर एक नोट लिखकर दे रहा हूं, समटाइम्स फाइनल बैलेंस शीट इज नॉट गिवन। यह अमाल्गमेशन का लफड़ा नहीं है, बट फाइनल बैलेंस शीट नहीं देंगे, चुगली करेंगे, पहले बोलेंगे बैलेंस शीट बनाओ। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है एम्प्टी द बैलेंस शीट इज द सेकंड प्रोसेस। Step number 1 is you should have a balance sheet as on the date of amalgamation. Do you appreciate and agree with this? So you created realization account, you created equity shareholder account, you created preference shareholder account. Agreed? Realization account में जो चीजें वही बिक सकती है, शेयर होल्डर बिकाऊ नहीं होता। Agreed? तो बिकता क्या है? नेट एसेट बिकेगी ना किसी कंपनी की। सो रसगुल्ले बच्चों यहां पर फिर हम क्या लिखते हैं? बाय, ये बेच दिया हमने किसी को, हमने किसको बेचा? सो बाय ट्रांसफरी कंपनी। अब इधर ट्रांसफरी कंपनी लिखा, इसको लिखते हैं हम पीसी। पीसी इज व्हाट? परचेस कंसिडरेशन। इसका और एक अकाउंट बनता है ट्रांसफरी अकाउंट। अब ट्रांसफरी अकाउंट में बेटा जी क्या होता है? इधर डेबिट साइड में हम लिखते हैं टू रियलाइजेशन अकाउंट। एग्रीड? अब बेटा जी रियलाइजेशन अकाउंट में क्या होता है? आपको आपने क्रेडिट साइड में लिख दिया, मतलब ये अगर टेक्निकली स्पीकिंग अगर आप देखेंगे तो एक नेट असेट अकाउंट बन गया, क्योंकि मैंने नेट एसेट का फॉर्मूला क्या दिया? एसेट माइनस लायबिलिटी। एक बार विजुअलाइज करो कि मेरी नेट एसेट मतलब एक ही एसेट मानो 500 की, और मैंने बोला इसको बेचा मैंने 700 में, क्या हुआ? प्रॉफिट। कॉमन सेंस है। तो इधर क्रेडिट साइड में जो हम लिख रहे हैं कितने में बेचा। एग्रीड? सो राजा बेटा जी इधर ट्रांसफरी कंपनी है। ट्रांसफरी कंपनी क्या बोलती है? ले लो मेरे से मेरे शेयर्स ले लो, बाय इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी। Yes or no? Buy preference shares in transferee. Buy cash. ध्यान से सुनना, अगर मेरा बच्चा अब ध्यान से सुनेगा तो क्लिक हो जाएगी। इधर फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे बताओ फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट तो तब आएगा जब इक्विटी शेयर कैपिटल लिखोगे और इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो फेस वैल्यू पर आएगा। जब तक मेरे पास इक्विटी शेयर्स को डेबिट बैलेंस है, इट इज माय इन्वेस्टमेंट सर। इफ आई बाय शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज आई विल से इन्वेस्टमेंट टू कैश। और आप देख लीजिए यहां पर क्रेडिट इफेक्ट दिया मैंने, डेबिट इफेक्ट कहां जाएगा? इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी। एग्रीड? और मैं इधर क्या लिख दूंगा? टू ट्रांसफरी। तो कौन सा बैलेंस आया? इसको डेबिट बैलेंस आया ना। इसका मतलब ये इक्विटी शेयर मुझे ट्रांसफरी से मिले, राजा बेटा जी इसको डेबिट बैलेंस रहेगा। वो डेबिट बैलेंस है तो ये क्या है? असेट है। इसको डेबिट बैलेंस है तो क्या है? असेट है। एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? तो इधर शेयर कैपिटल का कोई बात नहीं। फिर ऐसे ही और क्या मिला हमको? प्रेफरेंस शेयर्स मिला क्या? प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी। तो हम इधर क्या लिखेंगे? टू ट्रांसफरी। ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब कुल मिलाकर इधर देखो तो ये पर्सनल अकाउंट है, ट्रांसफरी से पैसा आना है, ये वाला जो रेड में लिखा है। और मुझे क्या क्या मिला? तो मुझे कैश मिली, मुझे इक्विटी शेयर मिले, मुझे प्रेफरेंस शेयर मिले। एग्रीड? यस।
नाउ राजा बेटा जी आई विल ऑल्सो क्रिएट कैश अकाउंट. सर कैश अकाउंट दोबारा बेटा, ये कैश हमें ट्रांसफरी से मिल रही है, सो हम क्या लिखेंगे, टू ट्रांसफरी, यस और नो. ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं लिखा मैंने, सो ट्रांसफरी के डेबिट साइड में मैंने क्या लिख दिया, टू कैश के डेबिट साइड में क्या लिखा, टू ट्रांसफरी. इस सारी चीज को हम क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज ऑफ पीसी. डिस्चार्ज ऑफ पीसी. क्या मेरे पूरे रसगुल्ले बच्चों को समझ में आए? सो एक बार समझो, पहले एम्प्टी द बैलेंस शीट. रियलाइजेशन अकाउंट विल रिफ्लेक्ट नेट एसेट. पीसी को ड्यू बनाओ. पीसी को ड्यू मतलब ट्रांसफरी पैसे लाकर देगा. सो हम क्या करेंगे, इधर क्रेडिट करेंगे तो ट्रांसफरी को क्या होगा, डेबिट. इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लस को कहां एम्प्टी करेंगे, शेयर होल्डर्स अकाउंट या शेयर होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, रिस्पेक्टिव जगह पर हमने क्लोज किया. रिजर्व्स एंड सरप्लस हमेशा किसको जाएंगे, इक्विटी शेयर होल्डर को. फिर राजा बेटा जी हमने क्या किया, ट्रांसफरी अकाउंट को पैसा ड्यू बनाया और वो क्या क्या देगा वो लिखा और उनके अकाउंट को डेबिट बैलेंस आ गया. इसका मतलब ये एसेट बन गई. अब बेटा जी अमालगमेशन इज अ लेंथी प्रोसेस एंड इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ एक्सपेंसेस लाइक लीगल एक्सपेंसेस. हमारे पास एक ही नॉमिनल अकाउंट है जिसका नाम है रियलाइजेशन एक्सपेंस. सो जो कोई भी आपके रियलाइजेशन एक्सपेंस होंगे, लीगल एक्सपेंस होंगे, वो किधर हिट मारेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट. सो कैन आई नॉट से टू रियलाइजेशन एक्सपेंस, एग्रीड. अच्छा अब दूसरा क्या होता है, कई बार ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर 100 का होता है. ध्यान से सुनना, मैं इधर क्या निकालूंगा अभी, प्रेफरेंस कभी भी रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस निकालने के पहले समझ जाना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 है बट प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोले अमालगमेशन तब तक नहीं करने दूंगा जब तक आप 100 का मुझे 120 ना दे दो. अब 120 देना है तो इन्हें टू प्रेफरेंस शेयर्स, एक एग्जांपल बोल रहा हूं, इन ट्रांसफरी कितना दिया, 120. इसको कम दिया ज्यादा दिया, कंपनी के एंगल से प्रॉफिट है कि लॉस है, या इक्विटी शेयर होल्डर के एंगल से प्रॉफिट है कि लॉस है, लॉस. वी आर गिविंग द मोर, सो दिस विल आल्सो हिट व्हाट, रियलाइजेशन अकाउंट. एग्रीड. सो ध्यान से सुनना, रियलाइजेशन अकाउंट को टैली करने के पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर टैली करना पड़ेगा. तो मैं क्या बोलूंगा, टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, अगर कुछ प्रीमियम दिया तो सेस, और बचा हुआ जो कुछ भी प्रॉफिट और लॉस है वो कहां जाएगा, टू इक्विटी शेयर होल्डर. और इक्विटी शेयर होल्डर को हम यहां पर क्या लिख देंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट. अगर प्रॉफिट हुआ तो और लॉस हुआ तो कहां डाल देंगे बेटा जी, डेबिट साइड में. डन. राजा बेटा जी अब मुझे बताइए, ट्रांसफरी अकाउंट तो टैली हो गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट टैली हो गया, अब हम क्लोज करते जा रहे हैं, रियलाइजेशन अकाउंट भी क्लोज हो गया. एग्रीड. बेटा जी इधर मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स भी क्लोज हो गया ना, प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफर, क्योंकि मैंने किसको दे दिया, बाय प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ये टैली हो गया ना. अब तुम्हारे पास कौन से अकाउंट है, कैश का अकाउंट बाकी बचा है, तुम्हारे पास एक और अकाउंट बाकी बचा है, इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी, और एक अकाउंट बाकी बचा है जिसका नाम है इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट. तो इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी माने इसको डेबिट बैलेंस है, और कैश है इसको भी क्या है, डेबिट बैलेंस है. ये दो असेट है, ये हम किसको दे देंगे, इक्विटी शेयर होल्डर, और इक्विटी शेयर होल्डर भी खत्म हो जाएगा. सो कैन आई नॉट से, इधर मैं लिख दूंगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर, और इधर क्या कर देंगे, बाय इक्विटी शेयर होल्डर, और इधर क्या लिख दूंगा मैं, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के यहां पर, टू कैश एंड टू इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरी. अगर मेरी बातें ध्यान से सुन रहे हो, इसके लिए AS14 अप्लाई होता ही नहीं है. व्हाट इज एप्लीकेबल इज ओनली लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, जिसके अंदर रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होता है, फिर शेयर होल्डर्स अकाउंट ओपन होता है, दो कैश अगर टेकन ओवर नहीं है तो कैश का अकाउंट ओपन होता है, फिर ट्रांसफरी का अकाउंट ओपन होता है, फिर ट्रांसफरी को हम डेबिट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिसीवेबल, फिर वो हमें क्या क्या दे रहा है, डिस्चार्ज ऑफ पीसी बनता है. डिस्चार्ज ऑफ पीसी में जो जो चीजें हमें दे रहा है उसका नाम लिखते हैं हम, और फिर वो किसको किसको कैसे कैसे बांटनी है उसके बारे में काम होता है. यस और नो. सो स्टेप नंबर 1 एम्प्टी द बैलेंस शीट, स्टेप नंबर 2 नहीं, स्टेप नंबर 1 एम्प्टी द बैलेंस शीट, स्टेप नंबर 2 मेक पीसी ड्यू, स्टेप नंबर 3 रिसीव पीसी, स्टेप नंबर 4 नो मेक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस इफ एनी, close preference shareholder account, close equity shareholder account. So if I give you the steps, first step is empty the balance sheet, empty balance sheet. Step number 2, make PC due. PC is what beta ji, purchase consideration. Step number 3, receive PC, PC मिलेगी ना, receive PC. Step number 4,
मेक रियलाइजेशन एक्सपेंस एंट्री इफ एनी, बराबर है, रियलाइजेशन एक्सपेंस एंट्री। फिर स्टेप नंबर 5, डिस्चार्ज प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले देंगे। स्टेप नंबर 6, कैलकुलेट रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस, तुम तो लिखना चालू कर दिए। और स्टेप नंबर 7, डिस्चार्ज इक्विटी शेयर होल्डर, कबूल है। अब ये पूरा लिखो, और जो पहले से लिख लिए वो अभी बैठो थोड़ी देर, क्या करूंगा। ये बैलेंस शीट लिख दी, कितने बच्चों को बैलेंस शीट लिखना बाकी है? हाँ, तो आई एम वेटिंग, मैं तुम्हारे लिए वेट कर रहा हूँ, क्योंकि तुम ध्यान से सुन रहे थे मेरी बातें, बाकी की कमी नहीं लिख लिया। बैठो इधर, भजन करो, हाँ भजन करो अभी। और अभी क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं कमीनों को। बिना सोचे समझे लिखने वाले बच्चे क्लर्क बन जाते हैं, सेक्रेटरी भी बनते हैं। सेक्रेटरी टाइप दिस, सेक्रेटरी कोई विचार नहीं करेगी, टाइपिंग चालू। मेल सेक्रेटरीज गंदे भी लगोगे। हो गया? शैल आई प्रोसीड नेक्स्ट लेवल? रियलाइजेशन अकाउंट। संतोष आज पार्टीला कुठे घेऊन जातोय? नहीं लेके जाता? पार्टी अभी तक तो दी नहीं तूने। जब हो जाए तो मुझे बता देना, तो मैं स्क्रॉल कर दूंगा। स्क्रॉल करो, स्टेप्स भी लिख लिए? हाँ हाँ, ले बेटा आराम से लिखा बेटा, कॉपी कर। शादी में यही मेहंदी बनानी है अपने को। ट्रेसिंग पेपर लेके आना था। क्या हो गया? अरे आई वॉज जोकिंग, व्हाई यू टेकिंग सीरियसली? नो, आई हैव टू मेक इट इन मैरिज, ओके? उसके आगे का भी जोक बोला है। बट मुझे बताओ, इधर हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग क्यों बैठता है सर? पढ़ाई में सीरियस हो गया?
बेस्ट, कोई इधर उधर कुछ मिंगल नहीं हुआ, मर्ज नहीं हुआ, बेस्ट है। दो रीजंस हो सकते हैं इसके, या तो पहले से सेटल्ड होगी चीजें, लॉयल्टी, बेस्ट है। मेरे जीवन में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन लाइव गर्ल्स बॉयज अलग अलग बैठते हैं, फर्स्ट टाइम। शुरुआत में रहा होगा तो पता नहीं, स्कूल में तो जबरदस्ती बिठाते थे अलग अलग, इच्छा नहीं रहती थी, विलफुली फर्स्ट टाइम देखा है। जनरेशन 2005 येड़ा है क्या? 2005 के थोड़ा सा पहले का मैं हूं, उस जमाने में बैठते थे सब साथ में। सब बोल रहे बेस्ट है। हाँ जी, ये लिख दिया है क्या? ये ट्रांसफर कंपनी, लिखते रहो, हाथ टूटे परवाह मत करना। सुमित गुप्ता बोलता है यस सर, सही बोले, स्कूल में अलग कर देते थे जोड़ियों को, ये अलग हुआ है दिखता है। स्कूल के घाव बहुत दिनों तक रहते हैं बेटा। तू क्या लिख रहा है इधर? क्यों और क्यों? क्या करेंगे इनका नाम लिखकर? अरे कोई फायदा नहीं है, फिर तेरे को लिखाना है तो लिखा, जबरदस्ती परेशान कर रहा है। अब भाग्येश का नाम लेकर क्या करने वाला है तू? तुम में से किसी ने कुछ किया है क्या? नाम क्यों ले रहे तुम्हारे? सर डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर इन ट्रांसफर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। ओके बेटा देखो, इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर इन ट्रांसफर एंड इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर होल्डर को समझना, मान लो एक कंपनी है, कौन सी कंपनी लेंगे आपको जो समझ में आएगा। सो देखो, एक कंपनी थी वोडाफोन और आइडिया, तो उनके जो शेयर कैपिटल है उनकी बुक्स में स्टैंड अलोन में, तो वो इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफर होंगे। बट इन दोनों इक्विटी शेयर होल्डर को अब किसके शेयर्स मिले? वीआई के। सो वो बना इक्विटी शेयर्स इन वीआई। मतलब अगर मान लो मैं एसपीसी ओनर है और मेरी एक एंटिटी है सीए विद्या, सीए विद्या को ओनर में हूं, कल को एसपीसी बोलेगा कि वी वांट टू एक्वायर सीए विद्या, तो वो क्या करेंगे? मेरे कंपनी को एक्वायर करेंगे, मुझे तो एक्वायर नहीं करेंगे, तो पैसा किसे देंगे? मुझे देंगे। तो मेरी बुक्स में क्या होगा? एक इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट बनेगा जिसके अंदर जितने भी शेयर होल्डर्स है उसका बैलेंस उधर ट्रांसफर होगा। फिर एसपीसी हमें क्या देंगे? उनके शेयर्स देंगे। तो इक्विटी शेयर्स इन एसपीसी इज शेयर्स इन ट्रांसफर। और फिर ये शेयर्स हम किसको देंगे? सीए विद्या के ओनर्स को देंगे। आई होप यू गेटिंग माय पॉइंट। सो जो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट है बेटा, वो ट्रांसफरर के शेयर होल्डर है, उनका जितना भी बैलेंस है, रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर कैपिटल, वो उधर ट्रांसफर होगा। और जो डिस्चार्ज ऑफ पीसी में हमें जो मिलते हैं वो मिलते हैं इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफर। मुझे नहीं समझ में आया तो वापस पूछ, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। और ऊपर लूं, ये कैश अकाउंट, इज दैट ओके? सो मैं आगे नहीं जाऊंगा जब तक आप मुझे वो स्टेप्स नहीं बता देंगे। पहली स्टेप क्या है? एम्प्टी द बैलेंस शीट ऑलवेज एट बुक वैल्यू, कैन नेवर एम्प्टी इट एट मार्केट वैल्यू।
बैलेंस शीट एम्प्टी होगी तो किस पर होगी? बुक वैल्यू पर। और रूल बना लो, नहीं हो सकती मार्केट वैल्यू पर। स्टेप नंबर 2, मेक पीसी ड्यू, मतलब ट्रांसफरी को डेबिट होगा, रियलाइजेशन को क्रेडिट होगा। स्टेप नंबर 3, अच्छा ये जो पीसी निकलेगी वो मार्केट वैल्यू पर निकलेगी। मार्केट वैल्यू पर क्यों निकलेगी? कॉमन सेंस की बात है बेटा जी, धंधा बिक रहा है तो मार्केट वैल्यू पर ही बिकेगा, इट इज नॉट रिलेटेड टू द बुक वैल्यू। नाउ व्हाट इज द स्टेप 3? रिसीव पीसी। तो पीसी में आपको कुछ कुछ मिलेगा, शेयर्स मिलेगा, कैश मिलेगा, इक्विटी शेयर्स मिलेगा, यस और नो? फिर व्हाट इज द फोर्थ वन? क्या क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंस। ये सारे एंट्रीज कर दो रियलाइजेशन एक्सपेंस की। व्हाट इज द नेक्स्ट? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिस्चार्ज करेंगे, और अगर उनको एक्स्ट्रा दिया तो रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट? सो राजा बेटा जी, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करिए, रियलाइजेशन का वो ट्रांसफर करिए इक्विटी शेयर होल्डर को, एंड यू विल गिव द बैलेंस कंसिडरेशन टू द इक्विटी शेयर होल्डर, और बात खत्म। तो सर आपका मतलब इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर इन ट्रांसफरी के कंपनी का शेयर कैपिटल है, बिल्कुल सही। तो कृष्णा बराबर बताया आपने, जो ट्रांसफरी कंपनी हमें उनके इक्विटी शेयर या उनके प्रेफरेंस शेयर्स देंगे, हमारे लिए तो वो इन्वेस्टमेंट है जिसको मिल रहा है उसको, बट जो इश्यू कर रही है उसके लिए वो शेयर कैपिटल है। तो वहां पर फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट आएगा जो अभी मैं पढ़ाऊंगा, बट जिसको मिलेंगे उसके लिए इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट है। यस अंजलि, बहुत ज्यादा स्ट्रेंड हो बेटा आज। अभी आगे लिखे, पहले जब तक जर्नल एंट्रीज परफेक्ट नहीं होगी तब तक आपकी दिक्कत रहेगी। तो जर्नल एंट्रीज या अकाउंट्स एकदम परफेक्ट चाहिए, मक्खन के जैसे। अब हम क्या करें? इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, इसमें जनरली जर्नल एंट्री पूछी जाती है। इफ यू रेडी शैल वी प्रोसीड। पहली एंट्री आएगी बेटा जी, बिजनेस परचेस। इसका मतलब क्या है कि धंधा बाय किया। बिजनेस परचेस का मीनिंग समझ में? धंधा बाय किया, पीसी पर इतने रुपए डिसाइड हुए। टू हम बोलेंगे लिक्विडेटर ऑफ। बेटा लिक्विडेटर क्यों बोलेंगे? लिक्विडेटर माने वो कंपनी डिसॉल्व होगी, ऐसा मैंने बोला, वो बंद होगी कंपनी, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग, उस पर AS 14 अप्लाई नहीं होता। कौन सी कंपनी? ट्रांसफरर, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर। इसका मीनिंग क्या समझा बेटा जी? हमने धंधे को बाय किया और हमें पे करना है किसको? लिक्विडेटर को। एंट्री लॉजिकल है। ये किस अमाउंट पर एंट्री होती है? पीसी। अब बेटा जी जब धंधा बाय किया तो उस धंधे में बहुत सारी अलग अलग एसेट्स है। मैं हमेशा ये रेगुलर बैच में इसको एक तरीके से समझाता हूं, और जो अब हम समझ रहे हैं वो AS 14 अब समझ रहे हैं। ऊपर AS 14 नहीं समझाता, ऊपर तो लिक्विडेशन कैसे होता है, किसी भी कंपनी को डिसॉल्व कैसे करते हैं वो देख रहे थे। समझ में? यहां से AS 14। तो बेटा जी मैं आपको पूछता हूं, कभी गए शॉपिंग के लिए तुम? क्योंकि तुम ग्रुप 1 में नहीं, ग्रुप 2 में नहीं थे इसलिए पूछ रहा हूं। शॉपिंग को गए? कहीं मॉल में गए? वाह, कौन से मॉल में गए? हाँ, सीजन्स मॉल में गए थे। अच्छा, कोई परिचित मिली वहां पर? कभी नहीं मिली कोई जिंदगी आज तक? इतनी ड्राई लाइफ रही। शिट। सपोज विजुअलाइज तो कर सकते हो, दिस इज डिजिटल वर्ल्ड, एक्चुअली कैन विजुअलाइज। तुम्हारा नाम क्या है? रितेश। तुम पुणे के हो कि जालना से हो? सो रितेश मान लो तुम गए सीजन्स मॉल, यू नो बॉयज शॉपिंग के लिए, और तुम वहां पर मॉल में, सीजन्स मॉल में खरीदी कर ऐसे खड़े हो, तुम्हारे हाथ में ऐसा बैग है, उधर कोई तो मिल गई तुमको परिचित, और तुम्हें अच्छा लगा। अच्छा फील हो रहा है? अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि वो पूछ रही है क्या कर रहे हो, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ, क्या सड़ा रहे ये? हाँ, मिलकी गलती कैसे हो जाएगी पागल? वो तेरे लिए थोड़ी ना आई थी पागल, तू खुश हो रहा था, बावड़ा हो रहा था। मैं तुझे बता रहा हूं वो मिलेगी तुझे, तो तू तेरे को पूछेगी कि क्या कर रहे हो इधर, तो शॉपिंग कर रहा हूं। ऐसा थोड़ी ना कि शॉपिंग बैग खोल के दिखा दोगे, देखो, ऐसा नहीं होता है। तो तुम पहले क्या बोले? शॉपिंग कर रहे हो, एग्रीड। फिर शॉपिंग को तुम घर में लेके आते हो,
अब इसमें अलग अलग सामान है, टूथपेस्ट है, फिर कोलगेट है, टूथपेस्ट हो गया ना, शैम्पू है, कपड़े है, राइट, ऑयल है, चीज है, और क्या कह रहा था, तेल है, क्या हो गया, ऑयल ऑयल ठीक है, जो भी चीजें है, सीजन मॉल में है ना, स्टार बाजार मिलता है, एड़ा है, तो वहां पर भी नहीं गए एड़े सब मिलता है, एड़े है, तो ये सब चीजें नीचे जाना, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पर है ना, है वहां पर। सो वहां से तुम्हें सब शॉपिंग करके लेकर आ गए, और जब तुम शॉपिंग करके लेकर आए तो इसको घर में जाने के बाद में अलग अलग जगह रखते हैं ना, जैसे हार्पिक लेके आए तो उसको किचन में नहीं रखेंगे, रखेंगे ना अलग जगह, टूथपेस्ट को अलग जगह रखेंगे, ऑयल को अलग जगह रखेंगे, चीज को अलग रखेंगे, कुछ सब्जी अब्जी मैगी वैगी लेके आए तो अलग अलग जगह रखेंगे, यू क्लासीफाई। तो सिमिलरली क्या हो गया, धंधा बाय करके तो लेके आ गए, अब इस धंधे को मेरे बुक्स में इनकॉर्पोरेट करना है, और जब तुम धंधे को बाय करके लेकर आए तो मार्केट वैल्यू पर लेके आए, तो अब आप क्या करते हो, इस धंधे को अपने बुक्स में सजाते हो। तो कैसे सजाते हो, सेकंड वन, आप लिखते हो असेट्स अकाउंट डेबिट, राइट, इंडिविजुअल बेसिस पर सारी असेट, जैसे आप बोलोगे पीपीई, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, इन्वेस्टमेंट, कैश, जो इन्वेंट्री, जो जो आपने एक्वायर किया, सब धनाधन असेट्स लिख दो इंडिविजुअली। टू लाइबिलिटीज, ओके, एंड टू, अच्छा लाइबिलिटी भी कैसे लिखेंगे, इंडिविजुअल, और ये कौन सी वैल्यू पर जाएगा बेटा जी, मार्क बशी घ्यायचा गाव भर नाचत फिर होपलेस। ये तू जब जाके खरीदी करके लाएगा चीजों को तो मार्केट वैल्यू पर लेके आता है कि उन्होंने जितने में खरीदा उतने में लेके आता है, वो सिर्फ जवाई बापू कर सकते, समझे। सो ये किस पर आएगा, मार्केट वैल्यू पर आएगा ना, तो सारी एसेट सारी लाइबिलिटीज किस पर बाय हो जाएगी, मार्केट वैल्यू पर। एंड टू बिजनेस परचेस, मतलब बिजनेस परचेस यहां पर एम्प्टी हो गया, अरे मितेश गलत विंडो में टाइपिंग कर रहे हैं तू, कोई दूसरी विंडो रहेगी, शिट इधर डिलीट भी नहीं होता है, मेरे को कहीं और टाइपिंग कर रहा था, इधर आ गया। सो असेट्स अकाउंट डेबिट कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, और लाइबिलिटीज इंडिविजुअल कौन सी वैल्यू, मार्केट वैल्यू, और बेटा जी टू बिजनेस परचेस कौन सा, ये पीसी, पीसी बोल दे इसको, ये ज्यादा बेटर रहेगा। अब इसके अंदर आपको बता दूं, ये वाली एंट्री दो बार चेंज होती है, मतलब दो जगह पे चेंज होती है। देर आर टू मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, two methods of accounting in the books of transfer where AS14 is applicable. So AS14 says कि there are two types of amalgamation. One is amalgamation in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchase. ये ट्रांसफरर के लिए कभी एप्लीकेबल नहीं है, ट्रांसफरर में AS14 अप्लाई होता ही नहीं है, ट्रांसफरी में होता है। सो ट्रांसफरी में दो मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग होते हैं, परचेस मेथड और मर्जर मेथड। ये 2 मिनट में समझाता हूं, बट अभी मैं जो समझा रहा हूं आपको वो परचेस मेथड समझाता हूं, बट थोड़ी देर के बाद में इस एंट्री पर हम दोबारा आएंगे। ये एंट्री चेंज होती है अगर मेथड चेंज हुआ तो। सो अगर मैं परचेस मेथड सिखा रहा हूं, कौन सा मेथड सिखा रहा हूं, परचेस मेथड। परचेस मेथड में बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो क्या बोलेंगे, गुडविल। क्रेडिट में आया तो क्या बोलेंगे, सीआर। जब हम इंटेंजिबल एसेट का टॉपिक कर रहे थे, जब हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे, इंटेंजिबल एसेट का टॉपिक कर रहे थे, उसके अंदर परचेस्ड गुडविल बोला, ये परचेस्ड गुडविल है, एग्रीड। नाउ राजा बेटा जी थर्ड एंट्री, जो लिक्विडेटर है, जो हमने डिस्चार्ज ऑफ पीसी किया था, याद आ रहा है क्या, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर रहेगा, उसकी एंट्री आएगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इधर शेयर कैपिटल है मतलब फेस वैल्यू, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू आप बोलेंगे कैश, मतलब जो जो दिया इसको क्या बोलेंगे, डिस्चार्ज ऑफ पीसी, बट इधर आपका शेयर कैपिटल फेस वैल्यू पर आएगा। ट्रांसफर के बुक्स में कभी फेस वैल्यू पर, सॉरी ट्रांसफरर के बुक्स में कभी फेस वैल्यू का सवाल नहीं है। वहां पर जब शेयर्स मिलेंगे तो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट है, बट हम यहां पर शेयर इश्यू कर रहे हैं, इसलिए किस पर आएगा, फेस वैल्यू। शी कितना गंदा जोक मारा, 1 2 3 हो गया, फोर्थ मुझे नहीं समझा अभी तो क्या हुआ।
पहले हमने क्या किया, धंधा बाय किया और किसको पैसे देने के वो लिखा। फिर मैंने क्या बोला, बिजनेस परचेस को खोलेंगे तो इंडिविजुअल असेट्स टू इंडिविजुअल लाइबिलिटीज एट मार्केट वैल्यू, ओके, टू बिजनेस परचेस, बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आया तो गुडविल, क्रेडिट में आया तो सीआर, बिजनेस परचेस गॉट कैंसल्ड। देन लिक्विडेटर जो है वो लाइबिलिटी दिख रही है मेरे बुक्स में, लाइबिलिटी को हम क्या करेंगे, पेमेंट। सो लाइबिलिटी क्या है, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर टू क्या लिखेंगे राजा बेटा जी, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, टू कैश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बोलो हाँ, दिस इज डिस्चार्ज ऑफ पीसी। अब राजा बेटा जी इसके बुक्स में भी रियलाइजेशन एक्सपेंस हो सकते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंस मतलब जो कोई व्यक्ति किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करेगा, एक्वायर करेगा, तो लीगल एक्सपेंसेस इसके भी होते हैं। सारी एसेट को अपने नाम पर ट्रांसफर कराना, सभी के स्टैंप ड्यूटी वगैरह भरने का, there are XYZ number of things which happens, so there could be also some expenses which are related to liquidation, which are related to whatever, but they are borne by transferee. Am I communicating? मुझे एक बात बताओ, एक घर बेचता है तो बेचने वाला भी लीगल एक्सपेंस करता है और खरीदने वाला भी करता है। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर अबाउट दिस, क्योंकि वो भी अपने वकील को दिखा के पूछता है कि एग्रीमेंट सही है क्या, और हम भी बोलते हैं कि ये एग्रीमेंट सही है क्या, राइट? किसके कम या ज्यादा। बट इसके लिए अब रूल सिंपल है कि अगर ये कोई भी एक्सपेंडिचर करेगा तो इसके लिए रूल सिंपल है, गुडविल या सीआर टू कैश। मतलब उधर हमारे पास बैलेंसिंग फिगर कौन सा था, रियलाइजेशन अकाउंट, यहां पर हमारे पास फिगर कौन सा है, गुडविल ऑब्लिक सीआर टू व्हाट, कैश। से यस बेटा, आज तक ऐसा कभी नहीं होता कि अमालगमेशन होता है ऐसी कंपनी का जिसको हम नहीं जानते। ऐसा होता है, नहीं जानते ऐसा नहीं है, बट मेजॉरिटी केस में इट इज बैकवर्ड इंटीग्रेशन और फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। जैसे टाटा ने कंपनी को एक्वायर किया जो डिजाइनिंग में एक्सपर्ट थी। टाटा वाज इनटू मैन्युफैक्चरिंग ट्रक्स, बट दे नेवर एवर थॉट दैट कि ट्रक्स की डिजाइनिंग का रोल उनको देखना पड़ेगा, केबिन स्पेस कैसे डिजाइन होता है। बट आने वाले समय में कैसे हुआ था कि जब मर्सिडीज बेंज भारत में आया तो उन्होंने पूरा स्वरूप ही चेंज कर दिया, क्योंकि उन्होंने केबिन ड्राइवर्स को एसी प्रोवाइड करना शुरू कर दिया, केबिन में सोने की जगह अच्छी करने लग गए, केबिन में स्पेस देने लग गए, फर्नीचर देने लग गए, क्योंकि वहां पर वो बोलते हैं कि कई दिनों तक एक आदमी रहता है। जब वो ट्रैवल करता है तो 10-10, 15-15 दिन तक रहता है, और अगर रेगुलर कम्यूट करते रहते तो दे स्पेंड लाइक डेज इन द ट्रक। सो दे चेंज द कैबिन स्पेस, दे चेंज द डिजाइन ऑफ द ट्रक। So in that case, Tata Motors also wanted to compete with them, and hence they bought a new company. And when they bought this new company, they already had designing contracts given to them. और जब भी उस कंपनी को कुछ लोन की जरूरत पड़ती थी तो टाटा मोटर्स पहले उनको लोन देती थी। मतलब जब ये दोनों अलग थे तब वो टाटा मोटर्स इनको क्या करती थी, लोन देती थी। क्यों? क्योंकि तू काम कर, तेरे को पैसे का कमी नहीं पड़ने देने का, ऐसा सपोर्ट करते हैं। तो इन दोनों का इंटरेस्ट रहता है एक दूसरे में। उस कंपनी का नाम था मार्को पोलो, राइट? अब राजा बेटा जी इसको बोलते कॉमन डेट। कॉमन डेट कैसे हुआ? जब वो दोनों अलग अलग थे, मतलब ट्रांसफर और ट्रांसफर अलग अलग है, तब कॉमन डेट नहीं है। बट जब दोनों एक हो गए, उधर से सारी एसेट्स लाइबिलिटीज इधर आई, तो दोनों एक हो गए ना। फिर जब वो दोनों एक जगह पे आ जाते तो क्या बोलते हैं, आइला तू भी इधर मैं भी इधर, चल कैंसिल करते हैं। सो क्या होगा, टाटा मोटर्स ने लोन दिया था इनको, मार्को पोलो को, तो इधर बोरिंग्स है, बट इधर क्या है, असेट है। लोन्स एंड एडवांस है इधर असेट, इधर क्या है, लॉन्ग टर्म बोरिंग। अब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो जो भी कॉमन डेट है वो कॉमन डेट की एंट्री होती है लाइबिलिटीज टू असेट्स। ध्यान से सुनना, ये एंट्री कभी नहीं होगी इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, क्योंकि ट्रांसफरर अकेले है, उसके पास उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज है। ये कॉमन कब बनेगी, जब वो ट्रांसफरी में मर्ज हो जाएगी, तब जाके दोनों एक जगह आएंगे ना। एग्रीड? नाउ देयर इज अ सिक्स्थ एंट्री विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। कई बार क्या होता है कि ट्रांसफरर ने या ट्रांसफरी ने एक दूसरे को कोई असेट बेची होगी। लेट्स अज्यूम ट्रांसफरर ने स्टॉक बेचा है, किसको, ट्रांसफरी को, या ट्रांसफरी ने स्टॉक बेचा है, किसको, ट्रांसफरर को। जाहिर सी बात है जब वो दोनों एक हो जाएंगे तो एक जगह पे ही आ जाएगा। अब होता क्या है कि ट्रांसफरर ने ये स्टॉक बेचा था ट्रांसफरी को एट सेलिंग प्राइस। ट्रांसफरी के बुक्स में किस पर है, सेलिंग प्राइस, और अभी तक ये स्टॉक बाहर बिका नहीं है। बट जब ये दोनों एक हो जाएंगे, सो दिस स्टॉक बिकम्स, जो प्रॉफिट है उसके अंदर एडिशनल, दैट बिकम्स यूआरपी, अनरियलाइज प्रॉफिट। अब जब एंटिटी एक हो गई तो अनरियलाइज्ड ही हो ना। पहले ट्रांसफरर अलग था, ट्रांसफरी अलग था, तो ट्रांसफरर ने ट्रांसफरी को बेचा तो प्रॉफिट हो गया ट्रांसफरर को। बट जब ये दोनों एक हो गए तो बेटा जी आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि स्टॉक का वैल्यू ज्यादा है?
अरे वो तो ट्रांसफरर ने प्रॉफिट कमाया इसलिए ज्यादा दिख रहा था, अब तुम दोनों एक हो गए हो तो हाउ डू यू से दैट देयर इज अ प्रॉफिट? देयर इज नो प्रॉफिट, घंटा प्रॉफिट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ स्टॉक. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूआरपी. सो जब भी हम टू स्टॉक करेंगे तो एक चीज का ध्यान में रखना, गुडविल या सीआर आएगा. ट्रिक अगर समझनी है तो बहुत आसान है. अगर आपको यह समझना है कि कोई भी एक्सपेंस हो इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर, तो मेरे पास दो ही अकाउंट है, गुडविल सीआर. और एक और थोड़ी सी देर में मैं बताऊंगा जीआर अकाउंट भी आएगा. गुडविल या सीआर ही आएगा. मतलब कुछ भी डंप करना है अमाल्क मिशन रिलेटेड, कहां पे डंप करेंगे? गुडविल या सीआर. एम आई कम्युनिकेटिंग क्लियरली? सो पहली एंट्री देख लो, बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर. फिर हम क्या करेंगे? इंडिविजुअल असेट्स टू इंडिविजुअल लायबिलिटी टू बिजनेस परचेस. बैलेंसिंग फिगर डेबिट साइड में गुडविल, क्रेडिट साइड में सीआर, बट दिस इज परचेस मेथड. ओके, दिस इज व्हाट? परचेस मेथड. फिर नेक्स्ट एंट्री, लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू कैश, सो ऑन एंड सो फोर्थ. दैट इज डिस्चार्ज ऑफ पीसी. यहां पर फेस वैल्यू पर इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा. और राजा बेटा जी फिर नेक्स्ट क्या आएगा? गुडविल सीआर टू व्हाट? कैश. गुडविल सीआर टू कैश किसकी एंट्री हुई बेटा जी? अगर कोई भी रियलाइजेशन एक्सपेंस या कोई अदर एक्सपेंस विच इज बोर्न बाय व्हाट? बोर्न बाय ट्रांसफरी. बेटा ट्रांसफरर तो गया ना उसकी बुक, उसकी एंट्री फिर हम इधर क्यों हो रहे? ट्रांसफरी. और नेक्स्ट राजा बेटा जी कई बार होता है कॉमन डेट होते हैं. सो कॉमन डेट की एंट्री क्या आएगी बेटा जी? लाइबिलिटीज टू असेट. और राजा बेटा जी गुडविल सीआर टू जब मैं बोलूं स्टॉक तो उसको बोलेंगे यूआरपी. सर कैश टू डू जगह आ गई इन असेट्स एंड इन लिक्विडेशन. यार क्या लिख रहा है, एक बार पढ़ तो लिया कर यार, तू क्या लिख रहा है वो समझ में नहीं आ रहा. अब इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर एंट्री करेंगे क्या? देख कितना गंदा जोक मारा मैंने. सर वो रितेश भैया को रितिका मिल गई ऐसा लिखा है. ये कोई जोक हुआ क्या यार बॉयज के इस लेवल पर? मतलब 18-19 साल में ऐसे जोक? रितेश को रितिका मिल गई शी. Sir, please explain 6 journal entry. Give me some time, Maitri. I'll explain you. सर यूआरपी में प्रॉफिट मार्जिन जाएगा स्टॉक का. यस बिल्कुल सही. जो भी प्रॉफिट मार्जिन हमारा था उसको उड़ा देंगे. गोरी तेरी आंखें कहे रात भर सोई नहीं. स्क्रॉल डाउन करो. मत कर माया. सर कैश ट्रांसफर हो रहा है इन असेट्स टू बिजनेस परचेस बट ऑल्सो कैश ट्रांसफर टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर. हाँ बताता हूँ इसका मीनिंग. सर आप सीए फाइनल की क्लास स्टार्ट करने वाले हो क्या? बिल्कुल नहीं, अब बंद. आप कुछ नहीं करूँगा.
रेगुलर बैच से इस बैच में पढ़ाने का मुझे ज़्यादा पीस मिलता है। आई कैन नॉट टेल यू हाउ टायर्ड आई एम, फिर भी इस बैच में आके पढ़ा सकता है आदमी। सुनती है पब्लिक इधर। रेगुलर बैच में ऐसा लगता है कि मेरे को ऐसा बोलेंगे इधर खजा तो खजाना पड़ता है ऐसा, जो पैसे दिए नाच तो अभी नाचना पड़ता है उधर, ऐसी फीलिंग आती है। मतलब shall I scroll? I wanted to put this batch free of cost on YouTube. साला लफड़ा हो गया है। हाँ, मुझे फ्री में डालने का बैच। वो बच्चे बोलेंगे हमने पेड कर दिया, अब कैसे YouTube पर डालोगे? आप नहीं डाल सकते, लफड़ा है। चल जाए अभी आगे। देखो इसका एक क्वेश्चन है इमामुद्दीन का, सर कैश ट्रांसफर हो रहा है इन असेट्स टू बिजनेस परचेस बट ऑल्सो कैश ट्रांसफर टू लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफर। वो क्या बोल रहा है, एंट्री नंबर 2 देखिए सर आप, तो उसमें कैश आई है, क्योंकि इंडिविजुअल असेट्स में आप कैश लिखोगे, और एंट्री नंबर 3 में भी कैश जारी है। हो सकता है ऐसा, हम जब उसको एज अ गोइंग कंसर्न ले रहे हैं तो उसका बैंक अकाउंट, उसकी सारी चीजें हम लेके आ रहे हैं हमारे पास, जो भी वैल्यूज है, और उसको देते वक्त जब हमारा पोर्शन डिसाइड हुआ था तब हम उनको क्या दे रहे हैं वापस, कैश भी दे रहे हैं। हो सकता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट क्या होता है कि जनरली उनकी बैलेंस शीट के कैश उनको अलग से रखने के लिए नहीं दिया जाता, कैश हम हमारे पास ही इनकॉर्पोरेट कर लेते जर्नल एंट्रीज में, और उनको वापस जो कुछ भी कैश डिसाइड हुआ वो कैश दे देते। इज दैट ओके? अभी ऐसा होता है सर। त्रिशूल 2.0 आपका कब स्टार्ट होगा? पता नहीं, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा है सर। लास्ट एंट्री नहीं समझ आई। देख बेटा, इसके अंदर क्या होता है कि ऐसा समझ, ये ट्रांसफरर था, ट्रांसफरर ने, या एक काम करते, ट्रांसफरी ने स्टॉक को बेचा, ओके, इधर सेल किया, 100 रुपए का माल 125 में सेल किया। ट्रांसफरर ने अभी तक इसको बेचा नहीं है, तो ये कहां रहेगा, उसकी बैलेंस शीट असेट साइड में, इधर स्टॉक दिखेगा 125। अब क्योंकि इस कंपनी को उठा रहे हैं तो ये स्टॉक भी नई कंपनी में आ जाएगा। अब बैलेंस शीट में ट्रांसफरी को पता चल रहा, आइला ये तो अपना ही स्टॉक अपने पास आ गया है, और ये 125 का नहीं है, ये कितने का है, 100। तो इस स्टॉक की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम। अब अपने दिल से पूछोगे कि क्यों कम कर रहे हो, बिकॉज ऑफ अमाल्गमेशन। और इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर तुम्हारे पास एक ही बैलेंसिंग फिगर का अकाउंट है, वो है गुडविल या सीआर। समझ गए? कुमकुम गोस्वामी बोलो। सर आप यहां पर ज्यादा कूल और कंपोज रहते हो इन कंपैरिजन टू रेगुलर बैच। अबे नहीं भाई, इधर तुम कूल और कंपोज हो, मैं ऐसा ही था, कुछ भी बड़बड़ कर रहे तुम। चलो सुनते हैं अभी अगली बात। अभी बहुत भारी वाली बात समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझ लेना, बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। बेटा पहले आपको बिजनेस को समझना पड़ेगा इन रियल वर्ल्ड, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, भारत का सब, मैं नहीं बोल रहा हूं, सब तुम बोलने वाले हो, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं हाथ खड़े कर रहा हूं। कल को आकर मेरे को कोई कुछ किया तो मैं कुछ नहीं, मैंने और ना तुमको कुछ सिखाया ऐसी कोई चीज, बट फिर भी तुमको आंसर पता रहेगा, मुझे मालूम है, मुझे मैं 100% मालूम है। भारत का रिचेस्ट पॉलिटिशियन कौन है? अरे बोलो ना, तुमको क्या डर है, तुम तो दिख नहीं रहे, थोड़ा जोर से बोलो, मतलब माइक में भी आ जाने को ना। बोल भाई, क्यों डर रहा है? अमित शाह। अच्छा, और शरद पवार, और कौन कौन कौन? अच्छा, साउथ में भी है क्या? इमामुद्दीन बोल रहे मोदी जी। मोदी जी तो नहीं लगता सर, ये तो गलत बात है। राहुल गांधी का पता नहीं, बट ऐसा कहते हैं महाराष्ट्र में, मुझे भी नहीं पता, ठीक है? या अगर मैं आपको कहूं कि आज संतोष है, राइट, ये संतोष की नाम की कंपनी में बनाया। अब मुझे बताओ जेन्युइनली स्पीकिंग, संतोष को मैं कुछ बोलूंगा कि ये करने का, तू मना करेगा? नहीं करेगा? पूछ लो इसको, मैं वापस पूछ रहा हूं, तू मना करेगा? दोस्ती खाते में अपन कर सकते हैं ऐसे? यस, मैं इसको बोलूंगा इस कंपनी का डायरेक्टर बन जाएगा? तुम क्या एड़े बेड़े के बन जाएगा? सही में मैं तो बोलूंगा डायरेक्टर बन जाएगा कि नहीं तू? हाँ,
इसके नाम पर कंपनी बना दी या व्हाटएवर। अब क्या होता है कि ऐसी सब्सिडरी कंपनीज बनती रहती है। सब्सिडरीज कंपनीज बनाने के पीछे दो लॉजिक होता है। एक, अगर AS26 अच्छे से समझ में आया होगा तो तुमको थोड़ा सा AS26 के एंगल से समझाता हूं। देखो, कोई भी कंपनी बहुत खर्चा करती है ना तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है अगर वो असेट नहीं दिख गया है और हमारे साल P&L अकाउंट को ठोके जा रही है। तो कोई खर्चा करेंगे तो उसके आगे वो रेवेन्यू को मैप करते हैं। एनी एक्सपेंस दे हैव टू मैप व्हाट, रेवेन्यू। अब AS26 ने क्या बोल दिया कि भाई रिसर्च कर रहे हो तुम, तो रिसर्च का खर्चा जो कुछ भी रहेगा वो P&L को जाएगा और डेवलपमेंट से कैपिटलाइज होगा। तो जितनी भी कॉर्पोरेट्स है उन सभी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट की अलग कंपनी होती है। फिर वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं और फिर एक फॉर्मूला बनाते, फिर इस फॉर्मूला को वो वापस बेच देते किसी अपनी कंपनी को, होल्डिंग कंपनी को। इससे क्या हो जाता है, होल्डिंग कंपनी गेट्स अ चांस टू इनकॉर्पोरेट दैट असेट एट द मार्केट वैल्यू विद ऑल द एक्सपेंडिचर विच दे हैव इनकर्ड। ये होती है स्ट्रेटेजीज। एग्रीड। या ऐसा होता है आईटीसी। आईटीसी में टोबैको की एक कंपनी है, बट कोई सेंस नहीं है बेटा जी आईटीसी होटल्स टोबैको के नाम से ही जाए, कितना भद्दा लगेगा। दोनों को उन्होंने क्या किया, अलग अलग किया। यस और नो, बात पहुंच रही है अब तक। तो राजा बेटा जी क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि ओनर ऊपर एक ही है, कंपनियां नीचे ज्यादा है। तो एक काम करते, ओनर है, अब ये ओनर कंपनी भी हो सकती है, इंडिविजुअल भी हो सकता है। तो इधर कंपनी 1 है, इधर कंपनी 2 है, इधर कंपनी 3 है, राइट। और इधर एक काम कर देते, होल्डिंग कंपनी है। ओके, नाउ दिस होल्डिंग कंपनी इज ओनिंग दिस सब्सिडरी कंपनी 1। एग्रीड। अब ये कंपनी 1 को अलग क्यों किया था मैं आपको बताता हूं, पहले थोड़ा टैक्स प्लानिंग के हिसाब से। कल को इस वर्टिकल को बेचना है तो आराम से इजी हो जाए। जैसे पेटीएम की बात करें तो पेटीएम के भी बहुत सारे वर्टिकल्स है। अगर हम जियो मोबाइल फोन की भी बात करें तो जियो का इंटरनेट का वर्टिकल अलग है, जियो का जो एंटरटेनमेंट का वर्टिकल है वो अलग है। दे कैन सेल दिस वर्टिकल्स। वर्टिकल समझते हो, तो कॉर्पोरेट बना के ऐसे वर्टिकल बनाते हैं, सो दे कैन सेल दैट वर्टिकल। नाउ व्हाट हैपेंस इज समटाइम्स व्हेन द कंपनी सोल्ड आउट कंप्लीटली, तो पहले क्या करते, एक दूसरे को मर्ज करते एक दूसरे के साथ। अब ये एक्चुअली कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो ही नहीं रही है। होल्डिंग कंपनी का लीगल स्टेटस अलग है, सब्सिडरी का लीगल स्टेटस अलग है। बोथ आर डिफरेंट कंपनी, यस और नो, बोथ आर सेपरेट कंपनीज। बट अब हुआ क्या कि उन्होंने डिसाइड किया दोनों को मर्ज करेंगे। यहां पर एक्चुअली कोई अमालगमेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि इसका भी ओनर सेम है और इसका भी ओनर सेम है। कैसे, ये देखो, इसका ओनर है राम, मान लो राम है, एच का ओनर राम है, और कंपनी 1 का भी ओनर राम ही है, वाया होल्डिंग। तो जब वो बोलेंगे कि कंपनी 1 मर्ज हो जाए होल्डिंग कंपनी को, तो पहले इसके शेयर्स राम के पास ही थे, यस और नो, और अभी भी किसके पास है, राम के पास ही है। तो अब क्या कर रहे हो तुम, कंपनी 1 को होल्डिंग में मर्ज कर रहे हो, और इसका शेयर होल्डर कौन है, दोनों का राम ही है। ए रसगुल्लो, ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, ये एक्चुअली कोई भी मार्केट वैल्यू पर ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। ये एक्चुअली दो कंपनियां मर्ज होकर एक बन रही है, जिसके ओनर कोई तो सेम ही था। तो इसके लिए उन्होंने क्या बोला, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड के लिए ये 5 कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई तो पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलो कर सकते हो। और ये आपने अगर इनकम टैक्स एक्ट सही से पढ़ा होगा तो सर्टेन ट्रांजैक्शंस आर नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर। उसके अंदर भी देखा होगा कि व्हेन देयर इज एन अमालगमेशन एंड इधर के शेयर होल्डर उधर के शेयर होल्डर सेम ही रहते, तो उस केस में कैपिटल गेन नहीं लगता है। वीआई, वोडाफोन और आइडिया, इन दोनों का जब मर्जर हुआ, दोनों के ओनर अलग अलग थे। उस केस में AS14 का परचेस मेथड अप्लाई होगा। एग्रीड। बट अगर मैं ये कहूं अडानी की 2 कंपनी है और वो दोनों मर्ज हो रही है, पैंडी दोनों के ओनर एक ही है, व्हाई द ब्लडी हेल ऑन दिस अर्थ दे विल पे टैक्स। एग्रीड, बराबर बता रहा। सो राजा बेटा जी, कैन आई नॉट से कि पहली कंडीशन है ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड। ये किसकी कंडीशन बता रहा हूं बेटा जी मैं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। किसकी बता रहा हूं, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। ये एक्चुअली ब्रांच अकाउंटिंग है, तुमको थोड़ी देर में समझेगा। ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड। ब्रांच में भी ऐसे ही होता, तो ब्रांच अपनी सारी असेट्स और लाइबिलिटीज एचओ में ट्रांसफर करती है। दूसरा, ऑल असेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड
एड बुक वैल्यू, बेटा अगर अपने दिल से पूछोगे तो तुमको इधर ही कुछ ना कुछ होने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा बुक वैल्यू पर कौन ट्रांसफर करेगा यार? बुक वैल्यू पर कर रहा है, इसका मतलब ओनर दोनों के सेम ही थे। कोई भी व्यक्ति अपने बिजनेस को मार्केट वैल्यू पर ही बेचेगा और कोई भी खरीदार व्यक्ति उस बिजनेस को मार्केट वैल्यू पर ही खरीदेगा। बट ये बोल रहे बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करो। फिर थर्ड, परचेस कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज्ड इन शेयर्स, मतलब कैश नहीं दी जा रही है। मतलब क्या हुआ, देखो मान लो एक सब्सिडरी कंपनी, इसका कोई तो ओनर है, अब ये कंपनी मर्ज हो रही है होल्डिंग में, इधर आ गई, बट ये इधर का जो कंपनी के जो शेयर होल्डर थे ना, उनको अब भी क्या मिल रहे? शेयर्स ही मिल रहे हैं। शेयर्स मिल रहे, मतलब जो इस कंपनी में था वो अब इधर आ गया, बट इसको अभी भी क्या मिल रहे? शेयर्स ही मिल रहे। सेल कहां हुआ है? इधर भी ओनर था, इधर भी ओनर है। सेल कब होता है? कि जब आदमी अपना स्टेक बेचकर निकल गया। फ्लिपकार्ट का ओनर पहले कोई और था, अब फ्लिपकार्ट का ओनर कोई और है, उस केस को सेल बोलते हैं, जहां पर कैश लिया गया। व्हाट्सएप का ओनर पहले कोई और था, अब व्हाट्सएप का ओनर कोई और है, उसको सेल बोलते हैं। ट्विटर का ओनर पहले कोई और था, ट्विटर का ओनर अब कोई और है, इसको सेल बोलते हैं। बट अगर मान लो पहले तुम्हारे पास शेयर ही थे, इस कंपनी के ओनर थे, अब ये कंपनी इधर मर्ज हो गई, आपको इसके भी शेयर ही मिल रहे, तो सेल कहां हुआ? दोनों ही जगह पे तो आप ओनर ही हो ना। यस सर, और बुक वैल्यू पे ट्रांसफर। फिर नेक्स्ट क्या है बेटा जी? अच्छा, फ्रैक्शन शेयर्स कैन बी पेड इन कैश। फ्रैक्शन शेयर्स कैन बी पेड इन कैश। फ्रैक्शन शेयर्स कैन बी पेड इन कैश मतलब कई बार ऐसा आता है कि आप 20.17 शेयर्स आए, अब 17 शेयर्स तो नहीं हो सकता 0.17, तो 0.17 को क्या देते हैं अब? कैश। वो फ्रैक्शन शेयर्स हुआ। अब जरा सुनो, फोर्थ कंडीशन क्या है बेटा? फोर्थ और फिफ्थ कंडीशन आपके सिलेबस के एंगल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, अनलेस एंड अंटिल दे आस्क द थ्योरी क्वेश्चन। फोर्थ कंडीशन ऐसी है, बिजनेस इज कंटिन्यूड, मतलब आज बिजनेस को बंद नहीं कर सकते, बिजनेस कंटिन्यूड रहेगा। और थर्ड चीज है 90% ऑफ शेयर होल्डर्स नहीं, 90% ऑफ द शेयर कैपिटल इन ट्रांसफरर becomes shareholder of transferee। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफरर के शेयर होल्डर को अपना स्टेक छोड़ना पड़ेगा, बट वो ये बोल रहे हैं कि इधर के 90% लोग शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब 90% शेयर कैपिटल जो रिप्रेजेंट होता है वो शिफ्ट होकर किसमें चला जाएगा? ट्रांसफरी में। 10% लोग अगर डिसेंट कर रहे हैं तो उनको कैश देके भगा देंगे। ये दो कंडीशन हालांकि सिर्फ थ्योरेटिकल है, अकाउंटिंग वाइज इसका कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों ही कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। अगर वो पूछे व्हाट आर द कंडीशंस फॉर पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, एंड आई से दैट ऑल कंडीशंस इफ सैटिस्फाइड, ऑल कंडीशन इफ सैटिस्फाइड, तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है। तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड को आप आराम से समझ लोगे एकदम। अगर आपके भेजे में मगज में इतनी सी बात चली गई कि यहां पर ओनर चेंज नहीं हो रहा, तो फिर मैं आपको एंट्रीज लॉजिकल कंस्ट्रक्ट करके बता दूंगा कि एंट्रीज ऐसी क्यों हो रही है। इसमें धंधा बिक ही नहीं रहा है। जो अभी इसके पहले एंट्री करी थी ना, उसमें धंधा बिक रहा था, क्योंकि उसमें मार्केट वैल्यू पर आ रही थी एसेट्स और लाइबिलिटीज, पेमेंट कैश में हो सक रहा था, इधर पेमेंट इक्विटी शेयर कैपिटल में हो रहा है, एसेट्स और लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पर आ रहा है। हमें ये कोई है ही नहीं कंट्रोल कि हम सारी एसेट्स ले या ना ले, हमको सारी एसेट्स लेनी पड़ेगी, सारी लाइबिलिटीज लेनी पड़ेगी। सेल कहां हुआ यार? ये तो मर्जर हुआ ना, ये वो ब्रांच का एचओ का, इसके अंदर ये ऐड ऐसे हुआ ना। एग्रीड? ठीक है, ये लिख कर ले लो कंडीशंस, फिर हम आगे बढ़ेंगे। साथिया बिन तेरे दिल माने ना, क्या कहूं क्या करूं कुछ जाने ना, ये तेरा दीवाना है कितना बेगाना है।
पिल्लू लिख लिया? ओके, this took me 4 days in the regular batch to come to so far. 4 days. अब बता दूं इसकी एंट्रीज। देखो इधर, अब बेटा जब हम एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखो। इसके अंदर पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में समझा रहा हूं। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड सिर्फ ट्रांसफर की बुक्स में, ट्रांसफरर में इसका कोई लेना देना नहीं है बेटा। ट्रांसफरर लिक्विडेशन को ही फॉलो करेगी। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड इज ओनली इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर, ए ट्रांसफरी। सो हमारी फर्स्ट एंट्री आएगी बिजनेस परचेस टू लिक्विडेटर। ओके, ये आएगा पीसी पीसी, मतलब ये फर्स्ट एंट्री तो सेम है। सेकेंड एंट्री को जरा ध्यान से देखना, इसमें गड़बड़ है। इंडिविजुअल असेट्स टू इंडिविजुअल लाइबिलिटीज, टू रिजर्व्स ऑफ ट्रांसफरर, टू बिजनेस परचेस। थोड़ा सा पेशेंस रखो बेटा, इधर मैं आपको समझा दूं। ब्रांच अकाउंट अगर आपको याद है तो हम क्या कर रहे थे, सारी एसेट्स, सारी लाइबिलिटीज और उनके जितने भी रिजर्व्स है सब इधर ऐड किए थे कि नहीं? मतलब ब्रांच का प्रॉफिट इधर प्रॉफिट में प्रॉफिट ऐड किया कि नहीं किया? तो ऐसे क्या होता है कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में एक्चुअली ओनर सेम रह रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज है ये सारी किस पर आ गई? बुक वैल्यू पर। एग्रीड? साथ साथ उनके रिजर्व्स भी उठाए जाते हैं, मतलब इट इज एम्प्टी द बैलेंस शीट, एम्प्टी द बैलेंस शीट इन एचओ। तो एचओ में करते हैं तो मैं बोला सीधा आ जाने का, ब्रांच में बोला तो उल्टा जाने का। अब यहां पर हम किसके बुक्स में? एचओ के बुक्स में, मतलब ट्रांसफर की बुक्स में जो एक्वायर कर रहा है। तो एंट्री क्या होगी? असेट्स टू लाइबिलिटीज टू रिजर्व्स, रिजर्व्स भी इंकॉर्पोरेट करना। किसके रिजर्व्स की बात चल रही है? ट्रांसफरर टू व्हाट? बिजनेस परचेस। अब यहां पर थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा लॉजिकल समझाता हूं बेटा। आपको कंपनी फाइनल अकाउंट का एक रूल ध्यान में रहना चाहिए एज पर कंपनी लॉ, कि आप अगर कभी ओनर को पे करना है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, यू कैन ओनली मेक द पेमेंट आउट ऑफ द रिजर्व्स। वट एवर बिलोंग्स टू हिम इन द नेम ऑफ प्रॉफिट, उसी से डिविडेंड दिया जा सकता है, यस और उसी से बोनस दिया जा सकता है, उसी से बायबैक हो सकता है। कहां से करते हो आप? आपके लिए रिजर्व मैंडेटरी अगर ओनर को पेमेंट करना है तो। एग्रीड? क्या बोला मैंने कॉन्सेप्ट? ये लॉ का कॉन्सेप्ट। ओनर को कुछ भी पेमेंट करना है तो किसकी जरूरत है? रिजर्व्स की। पॉइंट क्लियर? अब बेटा गुडविल का कॉन्सेप्ट समझते हैं। बेटा गुडविल का कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है कि हमने ओनर को पे किया, या जिससे हम खरीदी कर रहे हैं उसको पे किया 10 लाख, और हमारे पास असेट आई 7 लाख, तो एक्स्ट्रा कितना पे किया बेटा हमने? 3 लाख। उस एक्स्ट्रा को क्या हम बोलते हैं? गुडविल। बेटा परचेस मेथड में बराबर है, मैं स्वीकार कर रहा हूं कि जब आप धंधे को एक्वायर कर रहे थे आपने एक्स्ट्रा देकर, उसको एक्स्ट्रा पैसा देकर बोला कि हमारे ने हमको ये बिजनेस चाहिए, तो आपने क्या दिया? गुडविल। यहां पर कोई गुडविल नहीं आ रही है क्योंकि आप सारी चीजों को बुक वैल्यू पर ले रहे हो, आप तो सिर्फ एम्प्टी कर रहे हो। बट फिर भी अगर ज्यादा पैसा दिया है तो वो अपने ओनर को ही ज्यादा दिया है, इसीलिए वो हिट करेगा। ज्यादा दिया तो उस केस में गुडविल आया था, इधर आएगा जीआर। अब तुम पूछो अपने दिल से तो अपने आप क्लियर होगा जीआर क्यों? क्योंकि गुडविल मतलब क्या? एनीथिंग विच इज पेड एक्स्ट्रा इज गुडविल। यहां पर भी बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आ रहा है, माने वो गुडविल होता, बट अब हम गुडविल नहीं बोल रहे क्योंकि ओनर को ही दी जाने वाली चीज कहां से दी जाएगी? रिजर्व से, प्री रिजर्व, एंड दैट इज द रीजन वी आर डेबिटिंग जीआर। और कई बार उसको कम दिया, राइट? शेयर फॉरफीचर, उसके शेयर फॉरफिट कर लेते थे। तो अगर ओनर का पैसा हमने हमारे पास रख लिया तो उसको बोलते हैं हम 2CR। ये बिल्कुल लॉजिकल तरीके से स्टैंडर्ड बना है। अगर ज्यादा दिया तो बैलेंसिंग फिगर डेबिट में आता है, उसको बोलते हैं जीआर। वाई? बिकॉज गुडविल तो बोल नहीं सकते, इंटरनली जनरेटेड गुडविल, अपना ही धंधा है, अपन ही लेके आ रहे हैं अपने पास। ओनर पहले भी सेम था, अभी भी सेम है, सब असेट लाइबिलिटी बुक वैल्यू। गुडविल कहां गया है भाई? इंटरनली जनरेटेड गुडविल AS26 डजंट अलाउ। इसीलिए पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड है, जब कॉमन ओनरशिप होती है और वो कंपनियों को मर्ज करते हैं तो उनकी असेट्स और लाइबिलिटीज बुक वैल्यू पर ले लेते हैं, उनको कभी कैश में रीपेमेंट नहीं करते हैं, सारी असेट्स और लाइबिलिटीज को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, सारे रिजर्व्स को इनकॉर्पोरेट किया जाता है।
अब इसमें फिर भी बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट में आ रहा है, इसका मतलब ओनर को एक्स्ट्रा गया है। ओनर को जब भी कोई चीज एक्स्ट्रा जाएगी वो जीआर को हिट करेगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस को हिट करेगा। और बैलेंसिंग फिगर अगर क्रेडिट में आ रहा है मतलब कम पे किया है, जब भी आप कम पे करते हो या ओनर का पैसा अपने पास रख लेते हो तो उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व। इसलिए बैलेंसिंग फिगर सीआर बोला जाता है। इज दैट ओके? ये बैलेंसिंग फिगर। अब इसके अंदर रूल सिंपल हो गया बेटा जी कि अगर कोई भी एक्सपेंडिचर होगा तो आपके पास जीआर सीआर है। पहले क्या था, गुडविल सीआर था। अब देख लेते थर्ड एंट्री, लिक्विडेटर को पेमेंट करना है। लिक्विडेटर ऑफ ट्रांसफरर टू इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा, टू प्रिफरेंस शेयर कैपिटल आएगा। कैन आई से देयर विल बी कैश? कैन आई से देयर विल बी कैश विथ रीजन? कैश देना अलाउड है क्या पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में? क्या बोला है मैंने? परचेस कंसिडरेशन इज डिस्चार्ज इन शेयर्स। कैश नहीं दे सकते। कैश दिया तो परचेस मेथड हो गया, शेयर ही देना पड़ेगा। इसलिए यहां पर डिस्चार्ज ऑफ पीसी में कभी कैश आ ही नहीं सकता। कैश आएगा सिर्फ फ्रैक्शनल शेयर्स। फ्रैक्शनल मतलब कुछ पॉइंट में शेयर्स है उसको कैश दे सकते हैं, एग्रीड, बट पीसी कैश में नहीं दे सकते। और राजा बेटा जी फोर्थ एंट्री क्या, कॉमन डेट की। कॉमन डेट की एंट्री अभी भी ऐसी ही है, लाइबिलिटीज टू असेट्स। ये किसकी एंट्री हुई बेटा जी? कॉमन डेट की। अब आप मुझे पूछोगे कि सर ये यूआरपी की एंट्री क्या होगी? यूआरपी की एंट्री आएगी फिफ्थ, जीआर सीआर। सर जीआर सीआर क्यों बोल रहे हो आप? अगर बैलेंसिंग फिगर जीआर आया होगा तो नीचे जीआर यूज करेंगे, अगर बैलेंसिंग फिगर सीआर आया होगा तो नीचे क्या यूज करेंगे? सीआर। सो जीआर सीआर टू असेट या स्टॉक, एग्रीड। कॉमन डेट की एंट्री होगी। नाउ एनी एक्सपेंसेस फॉर अमालगमेशन, अगेन द एंट्री इज जीआर सीआर टू कैश। अब बेटा जीआर सीआर कब यूज करें, समझ में आया क्या? अगर बैलेंसिंग फिगर जीआर आया तो यूज द वर्ड जीआर, अगर बैलेंसिंग फिगर सीआर आया तो यूज द वर्ड सीआर। क्लैरिटी है? सो बेटा जी इस एंट्री में मैंने अभी तक देखा है बहुत पेलता एग्जामिनर, क्योंकि रिजर्व कब लेना है तो पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में, और इसका कोई लेना देना नहीं है ट्रांसफरर के साथ। इनफैक्ट ट्रांसफरर की एंट्री में एक चेंज नहीं होगा, ट्रांसफरर की एंट्री एज इट इज रहेगा। कई बार बच्चा ऐसा कंफ्यूज होता है, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में सर हम उनके रिजर्व्स ले रहे हैं तो फिर रिजर्व्स को वहां पर ट्रांसफर क्यों कर रहे हैं ट्रांसफरर की बुक्स में? इधर रिजर्व को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ना। बट अगर तुम ट्रांसफरर की बुक्स की जाके एंट्री चेक करो बेटा, तो उधर हमने शेयर होल्डर्स अकाउंट बनाया था, सेकंड अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिखा था बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस। यह भी ऐसे ही होगा। ट्रांसफरर की बुक्स में नो डाइवर्जन, बिकम लाइक अ हॉर्स, एंट्रीज चेंज नहीं हो सकती। उधर उधर लिक्विडेट हो रही भाई, वो कंपनी बंद कर रहे हैं, उधर वही तरीका रहेगा। बट इधर इंकॉर्पोरेट करते वक्त आप रिजर्व्स को भी अलग से इंकॉर्पोरेट करोगे। यस और नो? कोई कंफ्यूजन? ऑलराइट, राइट इट डाउन। पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड। मुझे क्या पता क्या करने का? आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू। सर 6 पॉइंट में जीआर सीआर कब आएगा? 6 पॉइंट दिखता हूं बेटा, है ना, बताता हूं।
शैल आई स्क्रॉल अप? अच्छा, जीआर और सीआर की एंट्री कब आएगी बेटा? ये एक्चुअली में लिखना भूल गया, ये रियलाइजेशन एक्सपेंस कुछ होंगे तो। सो रियलाइजेशन एक्सपेंस में कैश जाएगी, बट मेरे पास कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं है, जैसे रियलाइजेशन अकाउंट हो ऐसा कुछ भी, एनीथिंग आई डोंट हैव। सो आई हैव गॉट ओनली वन अकाउंट, जीआरसीआर। मतलब कुछ भी इफेक्ट देना है, कोई भी फर्दर एक्सपेंडिचर होगा, इट विल बी ओनली डेबिटेड टू वन अकाउंट, इट इज कॉल्ड एज जीआरसीआर। क्या हो गया बेटू? क्या हो गया? आज इतनी सड़ी हुई क्यों है तू? ठीक है, चले अभी आ गया। शैल वी प्रोसीड? बेटा आई वांट पिन ड्रॉप साइलेंस नाउ एंड एवरीवन्स अटेंशन हियर। कुछ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं विच इज कॉल्ड एज पीसी एज पर एएस 14। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मेरी बात को समझोगे तो क्लिक हो जाएगा, और आपको जैसे समझ में आएगा वैसे समझाने की कोशिश करूंगा पीसी। तो मुझे एक बात बताना, एक ओनर है, मैं आपको आपके रियल लाइफ केस स्टडी बता रहा हूं, ये बैलेंस शीट है आपकी। तेरा नाम? ये अवंतीज कैपिटल है, अवंतीज कैपिटल। आई विल राइट डाउन 1 करोड़, और ये बैंक लोन है 2 करोड़, और इधर उन्होंने घर लिया है या ऑफिस लिया है, घर लिख दूं, घर लिया है 3 करोड़ में। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूं, अगर ये घर बेचेंगे तो अवंती को कितने रुपए मिलेंगे? अरे बड़बड़ मत करो यार, इसको इसको देखकर बताओ मेरे को अभी। मार्केट वैल्यू मतलब मैं उससे क्या निकालू अभी? आज क्या करने वाला मैं, क्या नाक से गोमूत्र पीना स्ट्रॉ डालकर। बिल्कुल सही है बेटा, सही बोल रही, परफेक्ट बोल रही है। बैंक लोन कौन भरेगा? तेरे को 3 करोड़ मिलेंगे तो। इतना फालतू चीज रखा है मैंने इधर कि 2 करोड़ लोन रखा है, घर रखा है 3 करोड़, और फिर बताया कि भाई साहब आपका कैपिटल है 1 करोड़, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? समझ नहीं आ रहा मुझे। 1 करोड़ मिलेगा एट बुक वैल्यू। और आज जाके है ना, आईने में चेहरा मत देखना, शर्म आएगी है। मतलब इतने लल्लू क्वेश्चन का आंसर दिए, सीए कर रहे हैं हम। अरे वाह वाह वाह, ये आंसर बराबर देते यार ऑनलाइन वाले। तुम्हारी बहुत याद आ रही है यार ऑनलाइन वालों, बहुत याद आ रही है। कैसे लोग भेज दिए तुमने इधर। अब जरा ध्यान से सुनो, मैं आपको बता रहा हूं कि 3 करोड़ माइनस 2 करोड़ इज व्हाट वी गिव टू द ओनर। पीसी का एएस 14 का मतलब क्या है? वॉट एवर इज, अब ये मैं मेरी भाषा में लिख रहा हूं, वॉट एवर इज पेड टू ओनर ऑफ ट्रांसफरर इज पीसी। जब धंधा बेचते हो तो ओनर को नहीं बेचते हो, उसके असेट्स और लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करते हो। तो राजा बेटा जी, पीसी का डेफिनेशन क्या है? वॉट एवर इज पेड टू द ओनर्स ऑफ ट्रांसफरर। हु इज द ओनर ऑफ ट्रांसफरर? हियर अवंती। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ आई कैन कैलकुलेट। एक है, मतलब तीनों चीजें एक ही बता रहा हूं, बट फिर भी आप समझ लो। मैं ऐसा बोलूंगा, केस 1 मैं लिख दूंगा ये असेट माइनस लाइबिलिटीज is my PC, but right now it is at book value, so I'll take asset, that is home, ghar, at market value. Let's take an example, 5 crore. I'll take at 5 crore, and from there I'll subtract bank loan. Agreed? 1 crore. Now you tell me how much I got? 4 crore. What is 4 crore beta? PC. Did you understand what did I do? पूरा पक्का क्रिस्टल क्लियर है? सो वन ऑफ द फॉर्मूला इज असेट माइनस लाइबिलिटी, दैट इज नेट असेट. इट इज नथिंग बट व्हाट यू आर गोइंग टू गिव टू द शेयर होल्डर. लेट्स टेक दिस इज ए, दिस इज बी. ए माइनस बी इज ऑलवेज व्हाट इज गोना गिव इट टू द ओनर. एक ये तरीका हुआ. दूसरा तरीका क्या हुआ? अवंती को बोला, अवंती सुन, 3 करोड़ ले, कल्टी मार. मतलब बैंक लोन हम देखेंगे, 3 करोड़ ले, गो. सो क्या होगा इसमें? अगर ओनर को कितना दिया जा रहा है ये दे दे हमको डायरेक्टली, तो भी वो क्या है? पीसी है.
सो ये केस 1 हुआ, इसको बोलते हैं नेट एसेट मेथड, नेट एसेट मेथड, एग्रीड। दूसरा कौन सा होगा बेटा जी, केस 2, नेट पेमेंट मेथड। नेट पेमेंट मेथड आसान है एकदम, इसके अंदर क्या बोलते हैं, ए अवंती 3 करोड़ ले कल्टी मार, तो उसमें हमको डायरेक्टली पता चल जाता है व्हाट इज गिवन टू द ओनर। सो कैन आई नॉट से केस 3 में नेट पेमेंट, व्हाट इज पेड टू ओनर। सो व्हाट इज पेड टू ओनर ये कैसे दिया जाता है पता है क्या अवंती, क्या क्या मिला बता तुझे, 3 करोड़ कैसे मिला, फेंकना क्या फर्क पड़ रहा है, कैश मिला 1 करोड़ राइट, और इसको शेयर्स मिले 2 करोड़, ये एक्चुअली बन गया 3 करोड़। ये इसको क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ऑफ पीसी का समेशन इज ऑल्सो पीसी, यस और नो। अवंती को 3 करोड़ मिलेंगे, बट 3 करोड़ में क्या क्या दिया जाएगा, सो कैश दिए और शेयर्स दिए, उसका समेशन इज ऑल्सो व्हाट, पीसी। अब क्या हुआ, अवंती अकेली नहीं है, ये बड़ा स्टोरी समझ में आ रही ना, अवंती अकेली नहीं है, 2 लोग हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तनिषा कौन है, अवंती, तुम कौन, मयूरी, और ये कौन है, तनिषा ना, मनीषा, ओके। एक और चाहिए, हाँ दिशा, ये 4 लोग हो गए। इन चारों को ऐसा बोल देते हैं कि शेयर होल्डर है, और मैं बोल दूंगा 25 25 25 25। शेयर होल्डर लिखने की जगह पे मैंने 4 के नाम लिख दिए, पार्टनरशिप नहीं, 4 लोग हैं, चारों शेयर होल्डर है। अब बेटा जी इनका आज का वैल्यू कितना है, 25, बट आपको मैं बता दूं ये कितनी वैल्यू हो गई थी इसकी। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेंज मारता है, मैं ये बोल रहा हूं अवंती 4 करोड़ लेके कल्टी मार, ऐसा बोल रहा हूं फॉर एग्जांपल, 4 करोड़ ले और कल्टी मार। वैसे अभी चारों ओनर को बोल रहा हूं 4 करोड़ लो कल्टी मारो, चारों मिलकर, तो उस केस में मैं क्या दूंगा, 1 शेयर की वैल्यूएशन दूंगा, 1 शेयर की वैल्यूएशन दूंगा 1 करोड़, तो 4 शेयर है, तो 4 into 1 crore, I'll get the PC 4 crore. So that what happens in that case is they will give you valuation of transferor number into transferor intrinsic value. जैसे ट्रांसफरर के नंबर है 4 और उसके इंट्रिंसिक वैल्यू है 1 करोड़, इज व्हाट, पीसी। 4 करोड़ ही आ रहा है ना, अभी समझ में आया क्या, मेरे नंबर मतलब ट्रांसफरर के नंबर को मल्टीप्लाई किया ट्रांसफरर की वैल्यू से, पीसी है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो पीसी मिलेगी ना, ट्विटर के नंबर ऑफ शेयर्स को ट्विटर की मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या है, पीसी है। अब बाहरी कॉन्सेप्ट, बेटा जी मैंने इनको बोला तुम 4 लोग हो, तुमको मैं 20 शेयर दे रहा हूं मेरी कंपनी के, एक सेकंड ना, तुमको मैं कितने दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू 20 शेयर्स ऑफ माई कंपनी। सो फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी, शेयर्स ऑफ ट्रांसफरी, लेट्स टेक एन एग्जांपल एसपीसी के शेयर्स दे रहा हूं तुमको, और कितने शेयर्स दे रहा हूं, 20। मेरे 1 शेयर की कीमत है 20 लाख रुपए, मेरे 1 शेयर की कीमत कितनी है, 20 लाख। नाउ 20 lakhs into 20 इज अगेन 4 करोड़, मतलब ट्रांसफरी जितने शेयर्स देगा मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफरी की वैल्यू इज ऑल्सो पीसी। सो कैन आई नॉट से 20 शेयर्स of ₹20 lakhs each. If I say कि shares of transfer, तो मैं क्या लिखूंगा, 20 shares of SPC multiplied by SPC की वैल्यू कितना, 20 lakhs. सो बेटा जी फिर भी मुझे क्या मिलेगा, 4 करोड़। बेटा पीसी निकालने के लिए मैथ्स आना चाहिए, बाकी पैंडी इसमें कुछ नहीं है। पहला वाला समझ जाओ, तरीका है नेट एसेट मेथड। नेट एसेट मेथड में असेट माइनस लाइबिलिटीज एट मार्केट वैल्यू, यू विल गेट व्हाट, पीसी। तो पहले मैंने कहां से शुरुआत किया, अवंती को कितने रुपए मिलेंगे, तुमने गधेड़े के जैसे बोला 3 करोड़, मैंने बोला नहीं, फिर तुमने 3 करोड़ में से बैंक लोन माइनस किया तो तुमको पता चला अच्छा असेट माइनस लाइबिलिटी ओनर को मिलते रहता है। वहां से हमने दिमाग में रजिस्टर किया
कि पीसी का फॉर्मूला करने के पहले हमें यह समझना होगा पीसी क्या है, एनीथिंग विच इज गिवन टू द ओनर। सो हम क्या करेंगे, असेट माइनस लाइबिलिटी एट मार्केट वैल्यू इज व्हाट, पीसी। इसका एक शॉर्टकट है नेट असेट मेथड, 100% गारंटी। कौन से, तो एक मेथड में मतलब दो कंडीशन है, वो मैं कल पीसी सॉल्व करते बताऊंगा तभी। तो एक कौन सा बेटा जी, नेट असेट मेथड, असेट माइनस लाइबिलिटी एट विच वैल्यू, मार्केट वैल्यू। दूसरा क्या है कि कई बार पीसी देने का तरीका ऐसा भी हो सकता है कि ओनर को क्या क्या दिया उसका ब्यौरा दे दिया, समरी दे दिया, तो वो भी क्या है, पीसी। उसको नेट पेमेंट मेथड बोलते हैं। नेट पेमेंट मेथड में क्या होता है कि ओनर को क्या क्या रुपए दिया, कैश दिया, गोल्ड दिया, लैंड दिया, बिल्डिंग दिया, व्हाटएवर, टेक द समेशन ऑफ दिस इज पीसी। थर्ड तरीका क्या है, ट्रांसफरर के एक शेयर का वैल्यूएशन दे देंगे। तो ट्रांसफरर के एक शेयर का वैल्यूएशन उसके नंबर ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या है, पीसी। ओनर को इतना मिलना चाहिए। या ट्रांसफर ही बोलेगा कि मैं इतने आपको शेयर्स दे रहा हूं मेरे, मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर की वैल्यू इज ऑल्सो व्हाट, पीसी। हैव यू ऑल अंडरस्टूड? इसके अलावा एक माइन्यूट सा कॉन्सेप्ट है, बट इसके अलावा कुछ अलग नहीं आएगा। अगर आपको यह स्टोरी आएगी तो किसी भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा इन 4 क्लॉजेस में बिठाकर। इसमें से 2 क्लॉजेस सेम ही है, बट मैंने आपको सिंप्लिसिटी के लिए 4 अलग तरीके से बताया। इन चारों तरीकों को रिवाइज कर लेना तो आपको आ जाएगी। अभी आज का होमवर्क बड़ा यूनिक है सर। बैंक लोन 2 करोड़ है ना? हाँ, तो चेंज कब किया ये? अब 1 करोड़ लिख देते, कोई फर्क नहीं। हाँ, अब ले, अब ठीक है। छोड़ रहे, अब बैलेंस शीट को मत देख रहे, वो वहां से शुरुआत किया था और उधर इसलिए माइनस किया। और कोई क्वेश्चन? ये सुनो ना, पहला वाला तरीका असेट माइनस लाइबिलिटी, नेट असेट, नेट पेमेंट, ओनर को क्या दिया। दूसरा वाला ट्रांसफर की नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफर की वैल्यू, पीसी। ट्रांसफरर के नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफरर की वैल्यू, पीसी। मल्टीप्लाई जब करोगे तब दोनों सेम होना चाहिए। ट्रांसफरर प्राइस मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफरर क्वांटिटी, ट्रांसफरी क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसफरी प्राइस। डिवाइड करते वक्त पीसी डिवाइड बाय ट्रांसफरी के एक शेयर की वैल्यू आएगी, डिवाइड करते हो। वो कल बताऊंगा, आज ज्यादा ना। अभी आज का होमवर्क बहुत यूनिक है सर। ये लिखे या नहीं लिखे? अरे पेंडी लिखो रे भाई, ये चाले मत करो। ये सुनो ना, कल का होमवर्क क्या है जरा ध्यान से सुन लो। कुछ सॉल्व नहीं करना है, आपको जितना सिखाया है उसका चार्ट बनाना है अच्छे से, और वो चार्ट कल रेडी करके लेके आओ। उस चार्ट को लेकर मैं हर चीज को आपको गाइडेंस करके बता दूंगा। इस प्रॉब्लम को चार्ट के इस हिस्से से सॉल्व कर रहे हैं, मतलब उस समय रिवीजन भी होगा और वो प्रॉब्लम कैसे बढ़ रही आगे ये भी पता चलेगा। बट चार्ट एक बार आपके हाथ से बनाना पड़ेगा। जो कुछ भी आज पढ़ाया मैंने, लिख कर दिया है, वो सभी को किस में डाल दो, चार्ट में। चाहिए तो ट्रांसफरर के एंट्रीज के बाद में कुछ जगह छोड़ दो, ट्रांसफर के बाद में कुछ जगह छोड़ दो, फिर पीसी कैलकुलेशन के बाद में कुछ जगह छोड़ दो, पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट के बाद में कुछ जगह छोड़ दो। कुछ एडिशनल पॉइंट्स देने होंगे तो मैं दे दूंगा मैं। बट आप अगर चार्ट बनाओगे तो मेरा भरोसा मानो, मैं इसमें से 20 नंबर लाके दे दूंगा। 15 मार्क आएंगे तो 15 से 15 मार्क्स लाके दे दूंगा, क्योंकि इसमें रिवीजन लगता है। कौन सी चीज क्यों ऐसे फॉलो हो रही है वो चार्ट के थ्रू पता चलेगा। ठीक है, तो कल चार्ट रहेगा आपके पास। नहीं भी रहेगा तो मुझे तो पढ़ा नहीं है, रहेगा तो आपके लिए बेटर है। फिर क्या अगला अटेम्प्ट रहेगा उस समय देख लेंगे। रिवीजन बैच तो रहेगी यूट्यूब पर फ्री में तब भी। हेलो कुमार, सीए विद्या के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर आई हैव अपलोडेड फ्यू ऑफ माय वीडियोस। If you keep going through it, maybe it will give you the confidence in case you feel lost. You can refer any random video. ये हमारे प्रसाद बोलकर एक बंदा है, he wanted to do that. So it goes with the series name as बाबा बोलता है, उसने ही नाम रखा, मुझे नहीं पता। सर नेट एसेट मेथड सेम सीएफएस जैसा है? नो मतलब है सेम बेटा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट कि सेम नहीं है, 100% सेम है। बट इसका प्रेजेंटेशन और उसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा अलग है।
सर आपने एएस भी डाले हैं कुछ सीए विद्या में? यस बेटा, मुझे बच्चों की काफ़ी रिक्वेस्ट आई जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो उनको जो नए एएस थे वो चाहिए थे, तो आई हैव पुट इट अपॉन सीए विद्या ऑल्सो एंड आई हैव पुट इट अपॉन एसपीसी चैनल ऑल्सो, बट एसपीसी चैनल में ये नहीं आया है, क्या होता है एसपीसी चैनल पर, वो अभी तक पब्लिक नहीं किया, आज बोला है मैंने उनको पब्लिक करने के लिए, आ जाएगा। AS4 जिन्होंने लिया था वही प्रसाद ना? नहीं रे भाई, वो प्रसाद नहीं। और तुमने कितना गाली गलौज कराया रे मेरे नाम से, उसने 2 एस पढ़ाए थे, तुम क्या बोलते हो कि अरे ऐसा हो गया सिलेबस वैसा हो गया, मेरे को पता नहीं। मैं तो एक बहुत अच्छे पॉजिटिव इंटेंशन से गया था कि भाई इस मार्केट में कल को तुम सीए बन जाओगे और तुम आओगे मेरे पास कि सर आई वांट टू बिकम समथिंग यू नो, तो मुझे प्लेटफॉर्म चाहिए, तो मैं तो तुमको भी प्रोवाइड करता हूँ प्लेटफॉर्म। मैं प्रसाद तो मेरा स्टूडेंट था, मैं उसको जानता, मतलब ऐसा थोड़ी ना कोई मेरे पर्सनल रिलेशन वाला था जिसको मैं धंधा लगा कर दे रहा था। ये तुमको तब पता चलेगा कि जब तुम कभी सीए बनने के बाद अपॉर्चुनिटी लेने जाओगे। मुझे इस बार ये पता चला कि ये फीडबैक में थी कि भाई वो इसमें ऐसा प्रॉब्लम हो गया था वैसा हो गया था, कोई जूनियर पढ़ा रहा है, मतलब भाई साहब। सर लॉन्ग आवर सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती? एब्सोल्युटली राइट बेटा, नहीं होगी। अकेला बैठना लॉन्ग टर्म में लोनलीनेस को देता है जन्म। अगर कोई पार्टनर है जिसके साथ बैठ के पढ़ रहे हो तो ईजी है, जैसे आपको पढ़ना ज़्यादा ईजी जा रहा होगा आपको कंपेरेटिवली, आपके चेहरे पर मुझे स्ट्रेस नहीं दिखता है। अकेले पढ़ते हो तो स्ट्रेस आता है, तो बेहतर होगा कि कुछ साइड बाय साइड कुछ करते रहो, और उसी के लिए मैंने बताया कि कुछ यूट्यूब पर वीडियोस मैंने डाले हैं, कभी कभार वो देख लिया करो, कभी कभार कुछ बाहर टहल कर आ जाया करो। आप ऐसा बकवास मेरे पास करना ही मत कि टाइम नहीं है। तुम्हारे को टाइम कम तब लगेगा क्योंकि जब आप इनएफिशिएंट होकर और बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होकर काम करोगे तब। अगर सही समय पर बाहर जाते रहोगे, मतलब सबसे ज्यादा करने वाला काम इस दुनिया में वो आदमी हर रोज एक्सरसाइज करता है। करोड़ों का व्यवसाय करने वाला आदमी, करोड़ों अरबों रुपए का व्यवसाय करने वाला आदमी हमेशा एक्सरसाइज करते हुए तुमको दिखेगा, उसका स्केड्यूल हमेशा परफेक्ट रहेगा। और जब इसको पूछी गई एक चीज, कौन थे वो बिग बुल ऑफ इंडिया, राकेश झुनझुनवाला, जिनका देहांत हो गया, द बिग बुल, उनको पूछा गया था, वो व्हील चेयर बाउंड हो गए थे, जब उनको पूछा गया तो उन्होंने एक बात बोला था कि कौन सी ऐसी चीज है कि जो तुम जिंदगी में अगर हो सके तो चेंज करना चाहते हो, तो ही सेड दैट आई शुड हैव टेकन मोर केयर ऑफ माय हेल्थ। सो ऑल आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू इज मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो अ हेल्थ, यू विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। एंड हाउ डू यू टेक केयर ऑफ इट? Go walk bare feet, go for a jog, run, go for a swimming, do something or the other, only then you can have an energy, otherwise you can't have an energy. अरे भाई, पर मैं तुमको कसम खा के बता रहा हूं, इधर इस बार जो मेरे पास फीडबैक आया था वो ऐसा आया था कि भाई साहब कि मैंने कुछ तो पाप कर दिया। और मैं कसम खा के बता रहा हूँ मेरी बेटी की, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को भाग जाना है और मेरे को पढ़ाना नहीं, तो फिर मैं घंटा रिवीजन बैच ही क्यों लेता, और मुझे कोई पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही। बट वो फीडबैक आया मेरे पास, मैं बोला भाई साहब, फीडबैक मतलब बच्चों के मन में डाली जाती है चीज़ें। मैं बोला ठीक है भाई, धंधा है, करने दो। बट आई टेल यू ऑनेस्टली, आई एंजॉय दिस बैच मोर, इवन इफ मे बी आई डिड नॉट अर्न मनी, और आई इट इज़ नॉट इवन कंपेरेबल टू द टाइम आई स्पेंड एंड आई अर्न, उसको कोई कंपेरिजन नहीं इस बैच के साथ में। बट जो सेटिस्फैक्शन है ना, वो इस बैच का सबसे जोरदार है। ऐसा लगता है कि यार मेरे बच्चे बात कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, सब कुछ जानता हूं मैं इधर, ऐसा लगता है। वो बैच में सब भीड़ में एक हो जाता हूं मैं, पता नहीं। अब ये मेरी पर्सनल राय है। सर मेरे कोई फ्रेंड्स ये इंटर में है ही नहीं, वो फाउंडेशन में है, इसलिए साथ में पढ़ाई भी नहीं कर सकते और दूसरों को भी नहीं जिसके साथ पढ़ाई करूं। अकेले में बहुत टाइम पास हो जाता है। अकेले में टाइम पास मैं अभी जा रहा हूं, बाय बाय। बाय बाय, कल बात करेंगे। बंद कर भाई जल्दी।